आज अपन चर्चा करेंगे कौन सी भाषा की? मेवाती भाषा की। इससे पहले अपन मारवाड़ी पढ़ चुके हैं, ढूंढाड़ी के अधिकांश अपन सारी जो उपबोलियां हैं उनको अपन पढ़ चुके हैं। अब मेवाती भाषा की बात, मेवाती शायद पढ़ लिया था अपन, मेवाती पढ़ लिया एक बार हल्का सा, मेरे हिसाब से मेवाती अपन ने पढ़ लिया था, एक बार देखो तो भी एक बार हल्के हाथों डिस्कशन कर लेते हैं। मेवाती अगर क्षेत्र के हिसाब से बोली जाए कि कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, तो राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र। कौन से क्षेत्र में? उत्तर पूर्वी। आप ध्यान से देखो, आपसे क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं मेवाती के संबंध में। ये आपका अगर राजस्थान को एक पतंगाकार में बनाओ, ये उत्तर है और ये पूर्व है, तो राजस्थान में मेवाती जो बोली जाती है इस वाले बेल्ट में बोली जाती है, उत्तर पूर्वी भाग में। यानी कि मोटा मोटा आपको अगर मैं बोलूं तो मेवात क्षेत्र में, थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं तो ये आपका जो भरतपुर वाला एरिया है ये भी ले लो, लेकिन अब तो मेनली कहाँ बोली जाती है? अलवर वाले एरिया में। अगर भरतपुर और अलवर दोनों ही ऑप्शन में है तो आपको पहली प्रेफरेंस किसको देनी है? अलवर को देनी है। तो एक मेवात क्षेत्र, मेव जाति अपन ने पहले भी पढ़ा, एक मुस्लिम जाति थी। इस मेव मुस्लिम जाति के कारण ही ये क्षेत्र क्या कहलाया? मेवात क्षेत्र कहलाया। तो कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? मेवात क्षेत्र में, इसी कारण मेवाती बोली। यूं बात करें तो कौन सा आपका? उत्तर पूर्वी राजस्थान। अब उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी अगर जिले पूछे तो अलवर और भरतपुर। अगर नवीन जिलों को भी शामिल करें तो फिर आपका डीग भी आएगा और तिजारा खैरतल भी आएगा। और तिजारा खैरतल तो मेनली यही लैंग्वेज बोलता है। अगर अपन पुराने जिलों की बात करें तो अलवर और भरतपुर जो जिले हैं वहां पर मेवाती बोली जाती है। नया भरतपुर से डीग निकल गया और अलवर से कौन सा निकल गया? तिजारा खैरतल। तो इन पूरे क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाती। अब आप बताओ, ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र किसका है? यूपी का है। और यूपी में भी इधर जो जिले हैं वो कौन से हैं? मथुरा व आगरा। ये दो जिले इधर राजस्थान से यूपी के सीमा लगाते हैं। तो ये मथुरा वाला जो क्षेत्र है, जो अलवर और भरतपुर से सीमा लगाता है, उस क्षेत्र में भी कौन सी बोली जाती है? मेवाती बोली जाती है, यानी ब्रिज भाषा बोली। तो आपको मोटा मोटा डायरेक्शन देखते ही पता चल जाना चाहिए इस पर किसका प्रभाव आएगा? ब्रिज भाषा का। तो सवाल सीधा सीधा पूछा गया है एग्जाम में कि राजस्थान की कौन सी भाषा पर सर्वाधिक ब्रिज भाषा का प्रभाव देखा जाता है? तो कौन सी भाषा पर ब्रिज भाषा का सर्वाधिक प्रभाव है? मेवाती पर। तो ब्रिज भाषा का सर्वाधिक प्रभाव, ठीक है, सर्वाधिक प्रभाव। एक ये बात हो गई। दूसरी बात हो गई सर्वाधिक प्रभाव। अब यहां अपने कौन सी बोली जा रही है? राजस्थानी। राजस्थान में कौन सी बोली जा रही है? राजस्थानी। पूरे भारत में कौन सी बोली जा रही है? हिंदी। भाई राजस्थान तो इस तरफ है ना भारत के, पूरे भारत में बोली जा रही है हिंदी। और भारत के लिए राजस्थान किस तरफ है? उत्तर पश्चिम में, पश्चिमोत्तर है। तो राजस्थान के लिए अगर देखा जाए तो फिर जो हिंदी है वो कैसी हिंदी है? पश्चिमी हिंदी है। आई बात समझ में? भाई पूरे भारत में बोली जा रही है हिंदी और पश्चिम वाले में बोली जा रही है पश्चिमी हिंदी। अगर अपन असम वगैरह जाएंगे तो वहां पूर्वी हिंदी, दक्षिण में जाएंगे दक्षिणी हिंदी, उत्तर में उत्तरी हिंदी। मतलब एक हिंदी को भी अगर 4 भागों में बांटे तो डायरेक्शन के हिसाब से, तो राजस्थान के आसपास के क्षेत्र में बोली जा रही है वो पश्चिमी, और प्रॉपर राजस्थान में जो बोली जा रही है वो राजस्थान। तो उनके बीच में ये क्या काम कर रही है? पुल का काम कर रही है, सेतु। एक सवाल ये पूछा जाता है कि पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के बीच में पुल का या फिर सेतु का, के मध्य सेतु का काम कौन सी भाषा करती है? सेतु का काम। तो ये सेतु का काम कर रही है, पुल का काम कर रही है, वो कौन सी हो जाएगी? मेवाती। 3 पॉइंट अभी तक पढ़े हैं। क्षेत्र कौन सा? उत्तर पूर्वी राजस्थान। जिले कौन से? आपके अलवर, भरतपुर, डीग, तिजारा, खैरतल। दो के बीच में संधि का काम कर रही है और प्रभाव जो है वो ब्रिज भाषा है। अगर कभी पूछ ले कि ये मिक्सचर किसका है, तो मिक्सचर आप देखो, ब्रिज भाषा का प्रभाव है तो इधर से ब्रिज का प्रभाव आया, इधर से आपके इस पर राजस्थानी यानी प्राचीन मरु भाषा का प्रभाव आया। तो एक एग्जाम में सवाल ये भी आया हुआ था कि ये किसका मिश्रण है? ये मरु भाषा प्लस मरु भाषा, यानी यहाँ पर राजस्थानी ही है, ठीक है। और दूसरा कौन सा? ब्रिज भाषा। पर वो राजस्थानी ना देखकर उन्होंने वर्ड क्या दिया था? मरु भाषा। तो मरु भाषा व राजस्थानी का क्या है? मिश्रण, याद रह जाएगा। अब आप बताओ, यहाँ पर अपन ने मोटे मोटे कौन से संत देखे? 2 ही तो संत देखे, एक तो चरणदास जी, एक लालदास जी। दोनों का संप्रदाय, चरणदास जी का चरणदासी संप्रदाय, लालदास जी का लालदासी संप्रदाय। और चरणदास जी के 2 शिष्य हैं, दया भाई और सहजो भाई। मैंने सारे आपको उनके ग्रंथ भी बताए।
पूरा अपन ने अच्छे से पढ़ा है संत संप्रदाय तक, तो उनके सबके उपदेश किस में है? मेवाती भाषा में। तो कौन कौन से संत हो गए सवाल पूछ ले तो चरणदास जी है, लालदास जी है, दो तो ये बड़े संत ये हो गए। लालदास जी को तो अपन मध्यकालीन मेवात का प्रमुख संत कहते हैं, मध्यकालीन में। और चरणदास जी से विशेषता क्या थी कि राजस्थान के वह संत जिनकी मुख्य पीठ राजस्थान में ना होकर राजस्थान से बाहर दिल्ली में, पढ़ा था चरणदास जी। इनकी ही दो शिष्यों के बारे में, दयाबाई और सहजो बाई, पहले ये भी पढ़ा अपन ने, इनके भी ग्रंथों की बात करी अपन। तो ये सब के उपदेश किस में है? इन सब के उपदेश भी कौन सी भाषा में? मेवाती भाषा। क्या क्या पढ़ा? डायरेक्शन पूछे जाएंगे, देखना आपसे मैं पूछ लूं कि मध्यम दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती? दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती? ऑप्शन सुनना, मारवाड़ी, बागड़ी, हाड़ौती या ढूंढाड़ी? बहुत इंपॉर्टेंट, इसके लैंग्वेज के आते हैं सवाल, डायरेक्शंस के सवाल आते हैं, तो बड़े ध्यान से आंसर देना कि कहाँ कौन सा आंसर देना है। क्योंकि राजस्थान अपन एक पतंग के आकार का मानते हैं, लेकिन थोड़ा सा इस तरफ से क्या है, बाहर की तरफ है। तो ये दक्षिण पश्चिमी में बागड़ी बोली जाती है। केवल पश्चिमी बोले या उत्तर पश्चिमी भाग में बोले तो वहाँ मारवाड़ी है, और मारवाड़ी की अब शाखा के हिसाब से, उपबोली के हिसाब से। अगर आपसे पूर्वी या मध्य पूर्वी पूछे तब आपकी है ढूंढाड़ी। अगर आपसे दक्षिण पूर्वी पूछे तो आपकी कौन सी है? हाड़ौती। आपको दक्षिणी पूछे तो फिर है मालवी, और मालवी में भी एक प्रॉपर उसकी लैंग्वेज है निमाड़ी। और इधर आपसे उत्तर पूर्वी पूछे तो फिर दो है, कौन कौन सी? एक तो मेवाती, एक अहिरवाटी और पढ़ेंगे। तो अब समझ में, डायरेक्शन याद रखना है, जिले याद रहना है, ये डायरेक्शन तो जिले ऑटोमेटिकली याद, तो ये सारी बातें आपको याद है। इसी में मैंने आपको बताया था कि मेवाती की जो है ना उपबोलियां बहुत सारी है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक कठेर मेवाती का सवाल आया हुआ है। तो कठेर मेवाती कहाँ पर बोली जाती है? वो अलवर के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। मैंने बताया था एक तो थानागाजी, एक मैंने बताया था प्रतापगढ़ अलवर का एक क्षेत्र है, वहां पर बोली जाती है। एक बलदेवगढ़ जो है वहां पर बोली जाती है। एक अजबगढ़ जो है, ये क्षेत्र लिखवाए थे ना सारे, इन क्षेत्र में कठेर, ये आया हुआ सवाल है कि इन क्षेत्रों में कौन सी मेवाती बोली जाती है? कठेर मेवाती बोली। इसके अलावा और बिछोता मेवाती वगैरह और भी मेवाती के प्रकार है, आप ये याद रख लें। खड़ी मेवाती, हिंद खड़ी मेवाती, तो ये सारे मेवाती। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? कौन सा? एक याद रख लेना, अहिरवाटी का एक एग्जाम में सवाल, वैसे अहिरवाटी अलग है, लेकिन अहिरवाटी को मेवाती के अधीन माना गया है। तो अहिरवाटी जो है वो मेवाती की क्या है? उपबोली है। मेवाती और ढूंढाड़ी का कोई लेना देना नहीं है, याद रख लेना। मेवाती ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है, ठीक है। चलो, भले ये पूर्वी राजस्थान में जरूर है, लेकिन इसके ऊपर तो ये अपन ने पढ़ लिया था। आगे बढ़ते हैं, आज आगे चर्चा करते हैं अपन मेवाती के बाद में। अगली जो चर्चा है आपकी वो कौन सी है? वो आपका आ जाएगा अहिरवाटी। सिंपल है, अहिरवाटी। क्या क्या सवाल आएंगे? अहिरवाटी पहला तो सीधा सीधा हो गया, मेवाती की उपबोली। किसकी उपबोली है? मेवाती की उपबोली अहिरवाटी। फिर से वही बात, क्षेत्र कौन सा ऐसा? अब इस बार क्षेत्र में दो जिले आएंगे फिर से। अहिरवाटी कहां पर बोली जाएगी? अहिरवाटी बोली जाएगी एक तो अलवर में और दूसरे जयपुर में। अलवर व जयपुर क्षेत्र की बात करें तो अलवर व जयपुर। अलवर के कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाएगी? तो अलवर का एक तो मुंडावर, एक बहरोड और एक किशनगढ़। ये अजमेर वाला किशनगढ़ है इस क्षेत्र में। और जयपुर का जो क्षेत्र है उसका नाम है कोटपुतली। अगर नवीन जिलों की बात करें तो फिर कौन सा जिला हो गया? कोटपुतली बहरोड। नवीन जिलों की बात करें तो कौन सा जिला हो गया? कोटपुतली बहरोड में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? अहिरवाटी बोली जाती है। अगर मोटे मोटे तौर पर देखें तो ये क्षेत्र हो गया। अगर डायरेक्शन से हिसाब से देखें तो ये कौन सा क्षेत्र है? उत्तर पूर्वी राजस्थान। तो उत्तर पूर्वी राजस्थान में हमने मेवाती भी बोला, और उत्तर पूर्वी राजस्थान में हमने कौन सी लैंग्वेज बोली है? अहिरवाटी। मेवाती की उप बोली है अहिरवाटी। तो क्षेत्र जिलों के हिसाब से ये हो गया, डायरेक्शन के हिसाब से ये हो गया। अब इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसी क्षेत्र को राठ क्षेत्र कहते हैं। क्या क्षेत्र कहते हैं? राठ क्षेत्र। और राठ क्षेत्र कहने के कारण, राठ क्षेत्र कहते हैं तो यहाँ की जो बोली है उसको कौन सी बोली कहते हैं? राठी बोली।
तो किसका अन्य नाम जो है वो राठी बोली है? अहिर वाटी का ही अन्य नाम क्या है? राठी बोली। कौन सी जाति इसको ज्यादा बोलती है यहाँ पर? तो एक तो अहिर जाति, एक तो कौन सी जाति है? अहिर जाति, और एक यहाँ पर कौन सी है? यादव जाति। अहिर जाति बोलती है तब इसको हीरवाल या हीरवाटी भी कहते हैं, या अहिरवाटी भी कहते हैं, या ठीक है हीरवाल, हीरवाटी और अहिरवाटी। यादव बोलते हैं तब इसको यादवों की बोली भी कहा जाता है। इसी वजह से किस लैंग्वेज को यादवों की बोली बोला जाता है? तो इसे यादवों की बोली। बहुत सिंपल से लैंग्वेज में आपको समझना है। जिलों के हिसाब से पूछे तो अलवर व जयपुर, नवीन जिले के हिसाब से पूछे तो कौन सा हो जाएगा? बहरोड, कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली पहले जयपुर का हिस्सा था, बहरोड पहले अलवर का हिस्सा था। अगर अलवर की किन तहसीलों में ये बोली जाती थी पहले के हिसाब से पूछा जाए तो आपका बहरोड हो गया, मंडावर हो गया और किशनगढ़ क्षेत्र, और जयपुर के कौन से? कोटपुतली। अब ये क्षेत्र आता कहाँ है? ये आपका इधर है अलवर, दिल्ली से टच करता हो, और जयपुर का कुछ जो भाग जो कोटपुतली वाला यानी इस एरिया के अंदर हो, मतलब इधर तो मेवाती बोली जा रही है, मेवाती से थोड़ी ऊपर कौन सी बोली जा रही है? अहिरवाटी बोली जा रही है। इस क्षेत्र को पहले राठ क्षेत्र कहा जाता था, इसलिए अहिरवाटी का ही अन्य नाम है राठी बोली। इसे यादवों की बोली भी कहते हैं, इसे हीरवाल या हीरवाटी भी कहा जाता है क्योंकि ये अहिरों की बोली है, याद रह जाएगा। और डायरेक्शन के हिसाब से उत्तर पूर्वी राजस्थान। अब ये किसके बीच में सेतु का काम करती है? तो ध्यान से देखना, ये इधर तो इसके कौन सी है? आप बताओ, ये कौन सी है? मेवाती। और ऊपर कौन सी है सर? यहाँ कौन सा? ये है हरियाणा, और हरियाणा की एक लैंग्वेज है जिसका नाम है बागुरु। कौन सी लैंग्वेज है? बागुरु। तो ये इन दोनों के बीच में सेतु का काम कर रही है। तो किस किस के बीच में सेतु का काम कर रही है? हरियाणा की, हरियाणा की कौन सी लैंग्वेज है? बागुरु, बागुरु बोली, तथा कौन सी? मेवाती बोली के मध्य सेतु का काम, सेतु यानी पुल का काम कर रही है। ठीक है, सेतु पुल का काम कर रही है। ये एक याद रख लेना, और बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। यहाँ पर ध्यान से सुन लो। क्षेत्र पूछे तो उत्तर पूर्वी राजस्थान, देखो रटना नहीं है कुछ भी, आप यूं समझो डायरेक्ट मैप के हिसाब से। क्षेत्र कौन सा? उत्तर पूर्वी, मतलब मेवाती से ऊपर अहिरवाटी बोली जा रही है, दिल्ली से टच का एरिया ये। मेवाती से ऊपर अहिरवाटी, अहिरवाटी से ऊपर फिर राजस्थान की हरियाणी आ जाएगी। तो बागरू और मेवाती के बीच में कौन जुड़ी लगी हुई है? अहिरवाटी। तो दोनों के बीच सेतु का काम अहिर जाति बोलती है, इसलिए अहिरवाटी। इसे हीरवाटी या हीरावल जाति भी कहते हैं। इस क्षेत्र का नाम राठ है, इसलिए इसको राठी कहते हैं। उत्तर पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। दो जिलों में बोली जाती थी पहले, अलवर और जयपुर। अलवर में भी कौन कौन से हिस्से में? मंडावर, आपका बहरोड और किशनगढ़, और आपका जो जयपुर का था उसमें कौन सा था? कोटपुतली। वर्तमान में अलग कर दिया दोनों तहसीलों को मिलाकर एक नया जिला। तो कोटपुतली बहरोड में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? आपका आंसर। अब इसमें जो प्रमुख ग्रंथ है ना, उसमें आपने जब मैंने ख्याल पढ़ाई होगी तब एक ख्याल पढ़ाई थी अली बख्शी ख्याल। अली बख्शी की 10 प्रमुख ख्यालें मैंने बताई थी, आपको याद होगा। अलवर का रसखान याद आ रहा है? वो अलवर के रसखान जो है वो काम के थे? मंडावर के थे। लिखा है ना मुंडावर या मंडावर। और इस मंडावर, तो अली बख्शी की ख्याल कौन सी लैंग्वेज में है? एक तो ये पूछा जाता अहिरवाटी। दूसरा एक ग्रंथ है हमीर रासो। हमीर रासो 2-3 लोगों ने लिखा है, जोधराज ने भी लिखा, महेश ने भी लिखा, और उसने भी लिखा अपने सारंगधर ने भी। लेकिन जो जोधराज वाला है ना, वो जोधराज वाला किसने लिखा हुआ है? किस भाषा में लिखा हुआ? अहिरवाटी। ये एक याद रखना, क्लियर है। और एक ग्रंथ और याद रखना जो रिसेंट एग्जाम में पूछा गया, शंकर राव का एक ग्रंथ है, और वो ग्रंथ भी किसमें लिखा गया है? भीम विलास ग्रंथ है। और वो ग्रंथ भी किसमें लिखा गया? वो भी अहिरवाटी के अंदर ही लिखा गया। भीम विलास ग्रंथ है, शंकर राम या शंकर राव का ग्रंथ है, उसके बारे में। तो ये 3-4 ग्रंथ है जो अहिरवाटी के पूछे जाते हैं बार बार, वो आप याद रख लो। अहिरवाटी के जो ग्रंथ है वो कौन कौन से? एक तो याद रखना, एक तो ग्रंथ है जिसका नाम है भीम विलास। भीम विलास ग्रंथ जो है वो कौन सी लैंग्वेज में? अहिरवाटी में। ये देखो जो पूछे गए ना वो वही है। ऐसे तो बहुत सारे ग्रंथ होंगे जो एग्जाम में पूछे गए, उसके हिसाब से। लेखक कौन है? शंकर राव। कहीं कहीं पर शंकर राम भी मिलता है, तो लेके मत आना, ठीक है। एक आपका है कौन सा? एक है हमीर रासो। हमीर रासो ये आप सब जानते हो, रणथंभौर के शासक हमीर देव व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध का वर्णन है।
मतलब हमीर के विजयों का वर्णन है हमीर रसों में, और वो किसने लिखा है? वो लिखा है जोधराज ने। नाम क्या है? जोधराज। और इसकी भी भाषा कौन सी है? अहिरवाटी। ठीक है। हमीर देव और साथ साथ जो है अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्धों का उल्लेख, जलालुद्दीन खिलजी के मध्य युद्धों का उल्लेख और हमीर के विजयों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? हमीर रासों में। और किसने लिखा है? जोधराज। ये जोधराज जो है ना उस समय नीम राणा थे, नीम राणा अलवर, ये अलवर में ही पढ़ रहे हैं। नीम राणा अलवर के शासक का दरबारी विद्वान था। शासक का नाम लिखना चाहते हो तो चंद्रभान सिंह का दरबारी। ये नहीं पूछेगा, ऐसे याद करने से मतलब नहीं है, लेकिन अगर किसी एग्जाम में पूछ ले तो पूछ भी ले, कोई भरोसे नहीं। ठीक है। हाँ, भाषा एक समृद्ध है, भाषा के अंदर बोली आती है। मतलब आप ये समझ लो कि बड़ा अगर भाषा है तो उसके अंदर लैंग्वेज के अंदर एक सब जो टाइप है वो बोली है। मतलब बोली चेंज हो सकती है थोड़े थोड़े, मतलब समझ सारी बोलियों को, चाहे मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, इन सब का मिक्सचर है, वो है राजस्थानी। तो भाषा के अंदर बोली आएगी, बोली के अंदर भाषा नहीं। सब बोली है, जितनी भी अपन बोलते हैं ढूंढाड़ी, ये बोली है, सिर्फ राजस्थानी यहाँ पर भाषा, और जो मरु भाषा को आधार मानते हैं कि उसी से राजस्थानी बनी, इसलिए उसको राजस्थान की मानक बोली कहते हैं। कि पहले इस पूरे पूर्वी राजस्थान को भी राजस्थान का हिस्सा नहीं मानते थे। पहले सिर्फ ये जो मरुस्थल वाला जो हिस्सा था ना ये, पर बाद में जब क्षेत्र बटे, जब रियासतों ने अपना क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ाया, तब ये पूरा राजस्थान हो गया। तो जो मरु भाषा है उसको केवल भाषा का दर्जा दे सकते हो, क्योंकि उससे ही प्योरली बनी है। बाकी सारी ढूंढाड़ी हो गई, बागड़ी हो गई, मेवाती हो गई, ये सब बोलियां हैं। तो दक्षिण पश्चिम वाला क्वेश्चन था, उसमें फिर आंसर मारवाड़ी वाला। कौन सा वाला? बागड़ी वाला था। भाषा नहीं, बोली है वो। मेरे मुंह से भाषा निकल गया होगा, क्योंकि अपन भाषा और बोली को एक ही समझ। बाकी उसने यही बोला होगा कि दक्षिण पश्चिमी में, राजस्थान के दक्षिण में बोले जाने वाली बोली, प्रमुख बोली कौन सी, उसका नाम दे दिया दक्षिणी राजस्थानी, लेकिन है वो बोली, भाषा तो एक ही है, राजस्थानी। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर अपना ये कॉन्सेप्ट फिर करें। एक और याद रखना ना, अली बख्शी। अली बख्शी जो है ना, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है जब ख्याल पढ़ाया। अली बख्शी ख्याल कौन सी भाषा में? अहिरवाटी में। अहिरवाटी में। ये मुंडावर के थे या मंडावर? मंडावर के शासक थे। मंडावर से संबंध, और इन्होंने 10 प्रमुख ख्यालें लिखी थी। अलवर का सिफतनामा वगैरह मैंने सारी आपको लिखवाई है। 10 ख्यालें, प्रमुख 10 ख्यालें इनकी। ठीक है, प्रमुख 10 ख्यालें। इनको अलवर का रसखान भी कहते हैं। अलवर का रसखान। ठीक है, ये याद रख लेना। ये बात आपकी मेवाती कह रहे अहिरवाटी में हो गई। ठीक है, तो पॉइंट याद रखो क्या क्या था। एक तो अहिरवाटी उत्तर पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, अलवर जयपुर में बोली जाती है, वर्तमान में बहरोड कोटपुतली। एक एग्जाम में सवाल आया था सीधा सीधा, कोटपुतली में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? तो कोटपुतली में, जयपुर के कोटपुतली वाले भाग में कौन सी बोली जाती है? अहिरवाटी बोली जाती है। जयपुर का सारा मैंने बता दिया। तो उत्तर दक्षिण में कौन सी, जयपुर से रिलेटेड खूब पूछते हैं, कौन सी। फिर किस किस के बीच में सेतु है? हरियाणा की बागरू भाषा के बीच में और मेवाती भाषा के बीच में। मेवाती बोली बोल देते, भाषा बार बार आ जाता है। बागरू बोली के बीच में और मेवाती बोली के बीच में क्या कर रही है? सेतु का काम कर रही है। फिर ये इनके ग्रंथ याद रख लेना। और एक अपन ने कौन सा फैक्ट याद रखा कि अपने ये जो क्षेत्र पूछे तो उत्तर पूर्वी राजस्थान है, ये याद रख लेना। अब अपना आया एक मालवी, लास्ट एंड फाइनल है, फिर भाषा कंप्लीट करके अपन साहित्य पर आते हैं आज। एक आता है लास्ट मालवी, जो अपन के एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वो सवाल याद रखने अपन को। मालवी बोली की बात कर लेते हैं। मालवी में क्या, मालवी का जो क्षेत्र है वो आपसे पूछेगा, तो क्षेत्र यह है दक्षिण पूर्वी राजस्थान। ठीक है, अगर आपसे जिलों के हिसाब से क्षेत्र पूछे, जिलों के हिसाब से, तो उसमें कौन से जिले में बोली जाती है? ये बोली जाती है कोटा, झालावाड़ व प्रतापगढ़ का मालवा एमपी में पड़ता, मालवा से सटा हुआ क्षेत्र में से के समीपवर्ती क्षेत्र या सीमावर्ती, कोई समीपवर्ती क्षेत्र में
तो जिले पूछे तो कौन कौन से जिले आ जाएंगे, आप मैप में देखना, तो मैप में आपको पता चल जाएगा कि कोटा भी मालवा से सीमा लगाता है, झालावाड़ भी लगाता है, प्रतापगढ़ भी, इस पूरे बारे में, जिसमें झालावाड़ में मेनली ये बोली आपकी मालवी। अब मालवी किससे, अब आप मोटा मोटा देखो, ये राजस्थान है, ठीक है, ये हमने मोटा सा अरावली बना लिया यहाँ पर, तो ये कौन सी है, यहाँ पर कौन सी बोली जा रही है, मोटे तौर पर बात करें पश्चिमी पूर्वी में, तो पश्चिम में कौन सी है, मारवाड़ी, और पूर्व में कौन सी है, ढूंढाड़ी, ये मोटे तौर पर है, ठीक है, ढूंढाड़ी। तो और यहाँ है आपके कौन सी, मालवी, ठीक है, मालवी। तो अब इस पर किसका प्रभाव है, इसका भी प्रभाव है, इसका भी प्रभाव है, तो किसके मिश्रण से बनी है, दोनों की, एक तो मारवाड़ी और एक ढूंढाड़ी के मिश्रण से। कौन सा, इधर ही है, यही तो बनाया है, यही तो है मालवा। मैं आपका थोड़ा सा ये लो, अरे लो, ये मैंने लाइन खींच लिया ऐसे, इसलिए आपको यूं लग रहा है। ये जो लाइन है ना, ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये पूरा, तभी तो अपन ने दक्षिण और पूर्वी लिखा है। अरे हाँ, वो थोड़ा सा ऐसा लग गया होगा। ये यहाँ पर आपके जो कोटा वाला भाग और जो प्रतापगढ़ वाला जो भाग हो जाएगा, जो झालावाड़ वाला भाग और जो कोटा वाला जो समीपवर्ती भाग है ना, वो इससे सीमा, उस भाग में ये मेनली बोली जाती है। तो मारवाड़ी प्लस ढूंढाड़ी, मारवाड़ी प्लस ढूंढाड़ी का मिश्रण है, मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का मिश्रण। अब देखो, आप बताओ मुझे, इस मालवा के नीचे क्या है, मध्य प्रदेश से नीचे कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में कौन सी बोली जाती है, मराठी, सिंपल है, ठीक है, मराठी। और इधर मालवा के इधर कौन सा राज्य है, गुजरात। तो गुजरात में कौन सी बोली जाती है, गुजराती। तो इस पर किसका सवाल आया था, राजस्थान की कौन सी बोली पर मराठी का सर्वाधिक प्रभाव है, तो आंसर क्या होगा, मालवी। राजस्थान की किस बोली पर गुजराती का सबसे ज्यादा प्रभाव है, तो वो बागड़ी। याद रहेगा, ठीक है, इस पर दोनों का प्रभाव है, ठीक है, मराठी तथा गुजराती का प्रभाव। ब्रिज भाषा का प्रभाव किस पर है, मेवाड़, ठीक है। अब ये आपका हो गया कौन सी, मराठी। तो मराठी का अधिक प्रभाव जो होता है वो किस पर देखने को मिलता है, तो मराठी को मैंने अंडरलाइन कर दिया। और क्या क्या बात है, मालवी जो होती है ना, सबसे कर्णप्रिय लैंग्वेज है, सबसे कोमल व कानों को सुंदर लगने वाली को कहते हैं कर्णप्रिय, मतलब सुनोगे तो ऐसे लगेगा मोती बरस रहे हैं। कर्णप्रिय भाषा, कर्णप्रिय बोली। तो देखो, अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोले जाने वाली मारवाड़ी बोली है, राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या द्वारा बोले जाने वाली बोली कौन सी है, ढूंढाड़ी है। राजस्थान के अंदर वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठोर बोली कौन सी है, कठिन बोली कौन सी है, तो वो कौन सी है, हाड़ौती है। और राजस्थान के अंदर सबसे कर्णप्रिय कोमल बोली कौन सी है, तो आपकी कौन सी हो जाएगी, मालवी हो जाएगी। यहाँ तक कॉन्सेप्ट है। अब मालवी की उप बोलियां देख लेते हैं, मालवी की उप बोलियों में कौन कौन सी आएगी। मोटे मोटे तो आपको सिर्फ 2 नाम याद रखने हैं, लेकिन बाकी के भी अन्य नाम लिख लेते हैं। एक तो निमाड़ी याद रख लेना, और एक याद रख लेना आप कौन सा, रांगड़ी, ठीक है, निमाड़ी और रांगड़ी। इसके अलावा अन्य है जो याद रह जाए तो ठीक है, सोडवाड़ी, उमटवाटी, पाटवी या रतलामी। आती है, नमकीन आती है ना, आप सब खाते हो, ठीक है, तो ये याद रखना। तो एक तो निमाड़ी है और एक कौन सी है, रांगड़ी है। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है कि किसकी उपबोलियां हैं ये दोनों, ठीक है। अब यहीं पर मैं इसको भी कंप्लीट कर लेता हूँ। जो निमाड़ी है ना आपकी, निमाड़ी, पहला पॉइंट तो आपका वही, निमाड़ी किसकी उपबोली है, तो ये एक तो याद रखना हमेशा, निमाड़ी बोली जो है वो किसकी उपबोली है, तो मालवी की उपबोली। एक तो ये सवाल फेमस है, मालवी की। सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं इन दोनों से, जो दक्षिणी राजस्थान में पूछे जाते हैं ना, वो इन दोनों से कंफ्यूज करते हैं, इसलिए पूछे जाते हैं। मालवी की उपबोली है। और एक पॉइंट याद रखना है, ये इसका वही क्षेत्र वही है, मालवा का है, जो निमाड़ क्षेत्र है ना, निमाड़ क्षेत्र मालवा, वहां पर बोली जाती है। इससे जो मेन पॉइंट याद रखने लायक है वो ये है, इसे क्या कहते हैं, निमाड़ी को क्या कहते हैं, दक्षिणी राजस्थानी। निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी कहते हैं। तो याद रखना, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी बोली को दक्षिणी राजस्थानी कहते हैं, तो निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी कहते हैं। एक तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। दूसरी आपकी आ जाती है, वो है कौन सी, रांगड़ी। जिला इसका पर्टिकुलर निमाड़ी वाले का है झालावाड़। हाँ, झालावाड़ की सबसे प्रमुख बोली। इस पर क्या होता है कि एक तो गुजरात वाला जो एरिया उसका, एक
जो खानदेश पहले जो मतलब जब साम्राज्य हुआ करता था, जब मध्यकालीन इतिहास की बात करते हैं तो ये जो एरिया था ना मालवा वाला, ये खानदेश कहलाता था। तो इस खानदेश बोली और इसका जो होता है इस पर निमाड़ी पर, ये निमाड़ क्षेत्र था, इस पर दोनों ही बोली का प्रभाव देखने को मिलता है। एक तो खानदेश का, एक गुजराती का, मराठी का, तो ओवरऑल मालवी पे मिलता ही। लेकिन इसका जो अपन बात करें ना कि भाई इसका राजस्थान के दृष्टिकोण से कौन सा क्षेत्र मेन है, एक जिला पूछ ले तो झालावाड़ करके आना। ऐसे नहीं होता, आप एग्जैक्ट दक्षिण नहीं जा सकते ना, एग्जैक्ट थोड़ी होता है कोई मैप। ऐसे चलोगे तो थोड़ी, आप तो ये बोल रहे हो कि उस किलोमीटर पे, उस डायरेक्शन पे, उस बिंदु पे नहीं होता है, एक अंदाज से बनता है मैप। ऐसे जैसे आप इधर ऐसे पूरा नहीं बढ़ता, अभी बटेगा तब आप देखना। ये तो आपने सिर्फ एक आदमी का वर्गीकरण देखा है, अभी तो एलपी टेसिटोरी का वर्गीकरण देखा, अब जॉर्ज अब्राहम गियर्सन का वर्गीकरण देखना। ऐसे एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट नहीं बढ़ता। आप तो बोल दोगे सर नीचे तो जस्ट डूंगरपुर बांसवाड़ा है, तो ऐसा नहीं होता। मतलब ये दक्षिणी में ही कहलाती है। क्यों? क्योंकि ये बोली और वागड़ वालों की जो भीली बोली है, जिसको अपन वागड़ी कहते हैं, जो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने जिसको भीली बोली, उसने इसमें और भीली बोली में सिमिलरिटी बताई है। मोटे तौर पर अगर कभी बोलते कि दक्षिणी राजस्थानी किसे कहता तो आंसर निमाड़ी है। अब निमाड़ी ऑप्शन में नहीं है तो फिर भीली लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो भी वहां पर बोली जाती है। तो इस हिसाब से अलग अलग आदमी का जो वर्गीकरण है, तो आपको ये याद रखना है, इसी को ही दक्षिणी राजस्थान। आप मैप देखोगे तो आपको क्लियर होगा कि थोड़ा सा जो दक्षिण वाला केवल ये डूंगरपुर बांसवाड़ा के अलावा जो प्रतापगढ़ का हिस्सा, वो भी तो दक्षिण में है। तो प्रतापगढ़ में भी तो ये बोली जा रही है। मैंने तीनों जिले लिखा है, झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ तो दक्षिण में, ये तो मानते हो आप, तो प्रतापगढ़ वाला एरिया। पर मेनली सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे बड़ी सीमा कौन लगाता है मालवा वाले क्षेत्र से? झालावाड़। तो झालावाड़ की प्रमुख बोली है निमाड़ी, ये याद रखना। और क्या है आपका यहाँ से? एक रांगड़ी और देख लेते। रांगड़ी इतना एग्जैक्ट नहीं हो सकता, मतलब बिल्कुल क्या होता है, मैप तो मैप के हिसाब से चलता है। बिल्कुल आप जो अपन ये बनाते हैं पतंग, इतना पतंग भी थोड़ी है मैप। ठीक है, चलिए। रांगड़ी बोली जो होती है वो क्या है? रांगड़ी किसी एक सवाल फिक्स है, वो क्या पूछा जाता है? एक तो यही सेम मालवी की उप बोली है। एक जो है ना मेन इससे सवाल पूछा जाता है, वो पूछा जाता है मिश्रण किसका है। देखो, मिश्रण से रिलेटेड सवाल दो ही लैंग्वेज से ज्यादा पूछे जाते हैं, एक तो खैराड़ी का और एक आपके किसका? रांगड़ी का। तो खैराड़ी तो मैंने आपको बताई थी। देखो ये राजस्थान था, यहाँ पर था आपका कौन सा? भीलवाड़ा। यहाँ पर था आपका कौन सा? बूंदी। और यहाँ पर था आपका टोंक। इस क्षेत्र में एक लैंग्वेज मैंने बताई थी, वो बताई थी खैराड़ी। अब खैराड़ी पर नीचे से तो किसका दबाव पड़ गया? इधर से तो मेवाड़ी का। इधर से इस पर किसका दबाव पड़ गया? हाड़ौती का। और ऊपर से इस पर किसका प्रेशर पड़ गया? ढूंढाड़ी का। जबकि ये उपबोली किसकी है? याद रहेगा। तो एक तो खैराड़ी का पूछा जाता है किस किस का मिश्रण है, तो मेवाड़ी, हाड़ौती और ढूंढाड़ी का मिश्रण है। और एक पूछा जाता है रांगड़ी किसका मिश्रण है। तो अब देखो, मारवाड़ी और ढूंढाड़ी को मिलाकर क्या बन रही थी? मालवी। और मालवी और मारवाड़ी को मिलाकर जो बनी है वो कौन सी है? रांगड़ी। याद रखना, तो इंपॉर्टेंट है। ये किसका मिश्रण है? एक तो मारवाड़ी प्लस दूसरी कौन सी आपकी? मालवी, जिसकी ये उप बोली है, का मिश्रण कौन सी कहलाती है? वो कहलाती है आपके रांगड़ी। दूसरी, ये कौन से क्षेत्र में? तो मालवा के राजपूतों की बोली है। मालवा क्षेत्र के राजपूतों की बोली। ये भी लाइन एज इट इज पूछी गई है कि मालवा क्षेत्र के राजपूतों की बोली कौन सी है? तो रांगड़ी है। लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल है ये, इंपॉर्टेंट है ये। एक और पूछा जाता है इसमें कि सबसे कर्कश कहते हैं जो कान को चुभती है या मन को लगती है, जो कहते हैं ना खड़ी बोली जिसको चुभने वाली, तो सबसे कर्कश। इसकी जो मेन बोली वो सबसे मधुर है और ये सबसे कर्कश है, याद रखना। तो सबसे कर्कश कैसे लिखते हैं? ऐसे ही लिखते हैं कर्कश। मेरे से देख लेना, कर्कश या संकर वाला था। अरे ठीक है, कर्कश। ठीक है, तो सबसे कर्कश या कटु शब्द लिख दे दो। कटु बोली है, बुरी लगने वाली, चुभने वाली। बुरी से अच्छा चुभ, वेरी गुड, वर्ड बढ़िया है। चुभने वाली बोली, जो कर्ण को अप्रिय हो, जो कर्ण को प्रिय है वो तो कोमल है, वो मालवी है। तो आपके अब ये लैंग्वेज से
सीधे याद रखना, अगर आपसे पूछे सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, आंसर होगा मारवाड़ी बोली। सर्वाधिक जनसंख्या द्वारा, आंसर होगा ढूंढाड़ी बोली। सबसे ज्यादा वर्तनी के दृष्टि से कुटिल या कठिन बोली, तो वो होगा आपका हाड़ौती। सबसे ज्यादा कर्णप्रिय बोली या कोमल बोली मालवी, और सबसे ज्यादा कर्कश या फिर कटु बोली आपका आंसर होगा रांगड़ी। ये आपकी राजस्थान की बोलियां जो थी। नाम में तो राग है। हाँ, नाम में राग है लेकिन यूं बेराग है। तो ये आपका पूरा हो गया। अब देखो मैं आपको वो उसका वर्गीकरण पूरा नहीं लिख पाऊंगा, आप यूं ही समझो थोड़ा सा। जॉर्ज एब्राहम गियर्सन ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। एक उनकी और पुस्तक मैंने आपको बताई थी, क्या थी? द वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, वो भी अपन ने पढ़ रखी। अब ये जो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन है, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने क्या किया? ठीक है, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने राजस्थानी भाषा को 1907-8 में अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक कौन सी है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इनकी पुस्तक का नाम है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक में कितने भागों में? 5 भागों में बांटा। ये बार बार पूछा जाता है। देखो 2 ही जनों का वर्गीकरण अपन ने पढ़ा है। किसका? एक तो एलपी टेसिटोरी, जो कहाँ के विद्वान थे, कहाँ के भाषा शास्त्री थे? इटली के। उन्होंने अपनी पुस्तक इंडियन एंटीक वेयर में राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। एक तो पश्चिमी राजस्थानी, एक पूर्वी राजस्थानी। दूसरा आपका कौन सा है? दूसरा है जो आपकी आयरलैंड के भाषा विद्वान है, जिनका नाम है जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। इन्होंने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा? अब आप मोटा मोटा ऐसे समझो, 5 कौन कौन से नाम लिख देता हूँ, फिर अपन देख। एक तो है पश्चिमी राजस्थानी, एक कौन सी है? पश्चिमी राजस्थानी। एक है उत्तर पूर्वी राजस्थानी, पूरा लिखो, उत्तर पूर्वी राजस्थानी। ऊ का मतलब वहां उत्तर होता है भाई, उत्तर पूर्वी राजस्थानी। एक आती है मध्य पूर्वी, ये सब आपको पता है, आप लोग इतने टैलेंटेड हो गए, आपको पता है ये कहाँ है। ठीक है, मैं आपको मोटा मोटा बता दूंगा इसमें क्या याद रखना। मेन तो उसके डिस्क्रिप्शन याद रखना। एक है आपके दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, और एक है आपकी दक्षिणी राजस्थान। ये है 5 वर्गीकरण। कैसे? जैसे ये मैप है, ठीक है, ये मैप है। देखो आप फिर बोलोगे कि सर बराबर बीच से अरावली नहीं निकाली। थोड़ी सी अरावली, आपको पता ही है कि एरिया थोड़ा उधर ज्यादा है। ठीक है, ये तो अपन भी जानते हैं 61-64% के आसपास, इधर थोड़ा कम है, थोड़ी सी अरावली इधर, लेकिन मानते ऐसा है कि अरावली जो है वो राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये जो भाग है ना पूरा, ये तो आपका चला गया पश्चिमी राजस्थान, ये पूरा भाग। ठीक है, टोटल। अब बचा कितना? ये वाला भाग। इस भाग में देखो ये जो भाग है, ये भाग आप यूं देखे जाए तो उत्तर, और ये भाग कौन सा? थोड़ा सा इसको और अरावली को आड़ा टेढ़ा कर देते हैं, थोड़ा यूं ले जाते हैं। ठीक है, चलो ये जो भाग है ये कौन सा कहलाएगा मुझे बताओ? उत्तर और पूर्व, तो ये तो उत्तर पूर्वी भाग हो गया। ये जो भाग होगा ना, ये वाला, इसको थोड़ा सा और नीचे ले जाते हैं। ये वाला जो भाग होगा ये कौन सा कहलाएगा? ये कहलाएगा मध्य पूर्वी राजस्थानी। ये तो उत्तर पूर्वी राजस्थानी हो गया, और ये आपका कौन सा हो गया? मध्य। ये जो भाग है ना, ये वाला भाग, ये कौन सा कहलाएगा आपका? दक्षिण पूर्वी। और ये जो भाग है ये वाला, ये आपका कौन सा कहलाएगा? दक्षिणी राजस्थान। अब जो ये जो भाग है ना, इसमें मेनली उत्तर, जो पश्चिमी राजस्थानी, उसमें कौन सी होती है मेन भाषा? कौन सी है? तो इधर जो बोली जाएगी वो उत्तरी मारवाड़ी होगी। अब ये पूरा, अब इस मैप को छोड़ दो। अब इसके लिए उत्तर कौन सा है ये, इसके लिए दक्षिण कौन सा है ये, इसके लिए पश्चिम कौन सा है ये, इसके सॉरी पूर्व कौन सा है ये, और पश्चिम कौन सा है ये। तो बस आपको याद रखना है, इसको वापस क्लासिफाइड करना है 4 भागों में: उत्तरी मारवाड़ी, दक्षिणी मारवाड़ी, पूर्वी मारवाड़ी या पश्चिमी मारवाड़ी। आई बात सुने। अब आप मुझे बताओ मोटा मोटा, ठीक है, अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया, तो आप मुझे बताओ कि पश्चिमी राजस्थान में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? वो तो मारवाड़ी तो होगी। इसमें सभी आती, जितनी भी मारवाड़ी और मारवाड़ी की जितनी भी उपबोलियां हैं,
चाहे मैं मारवाड़ी बोलूँ, बीकानेरी बोलूँ, शेखावाटी बोलूँ, मेवाड़ी बोलूँ, ये जितने भी मैंने आपको लिखा है, गोडवाड़ी बोलूँ वगैरह, तो अगर आपसे पूछे कि पश्चिमी राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है तो आप सब बोलोगे कौन सी। मारवाड़ी भी बोली जाती है, मेवाड़ी भी बोली जाती है, शेखावाटी भी बोली जाती है, बीकानेरी बोली, थड़ी बोली जाती है, थटकी बोली जाती है, सिरोही बोली जाती है, गोडवाड़ी बोली जाती है, अपने देवड़ावाटी जो है वो बोली जाती है, खेराड़ी बोली जाती है। जितनी भी मैंने मारवाड़ी की उप बोलियां बताई वो सारी बोली जाती है। आई बात सुने। अब केवल ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये राजस्थान वाले क्षेत्र में बोली जाती है, इसके टच में क्या है, तो इधर आप देखो पाकिस्तान है राजस्थान के, तो पाकिस्तान का जो ये प्रदेश था ये सिंध प्रदेश कहलाता, सिंध प्रांत। तो सिंध प्रांत का, अब सिंध के लिए अपन किस तरफ है, अगर ये राजस्थान है और ये सिंध है तो अपन सिंध के किस तरफ है, तो पूर्वी सिंध में बोली जाएगी। राजस्थान के ऊपर यहाँ बना हुआ पंजाब, तो पंजाब का कौन सा हिस्सा राजस्थान को टच कर, दक्षिणी, तो दक्षिणी पंजाब में बोली जाएगी। और हरियाणा का भी अगर हिस्सा देखें तो वो कौन सा हो जाएगा, ये दक्षिण है उसका और ये पश्चिम, तो दक्षिण। तो इस भाग में कौन सी भाषा बोली जाती है, मारवाड़ी। यानी मारवाड़ी कहाँ पर, राजस्थान में, इसके अलावा पंजाब के दक्षिणी भाग में, सिंध के जो भाग है पूर्वी भाग है वहां पर, और हरियाणा के कुछ दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी भाग में भी कौन सी बोली बोली जाती है, ये पश्चिमी राजस्थानी यानी मारवाड़ी बोली बोली जाती है। अब इसको क्लासिफाई करना तो आपको पता होना चाहिए कि जब मैं उत्तरी मारवाड़ी बोल रहा हूँ तो आपके यहाँ पर कौन कौन सी आएगी। उत्तर में क्या है राजस्थान के, बीकानेर संभाग, और बीकानेर संभाग के अलावा थोड़ा बहुत जो है वो शेखावाटी का क्षेत्र है, तो कौन कौन सी, बीकानेरी बोली जाएगी, शेखावाटी यहाँ पर बोली जाएगी। मैंने आपको शेखावाटी पूरा समझाया था कौन कौन से, और एक और थी जो गंगानगर हनुमानगढ़ में थी, बागड़ी। तो 3 बोली किस में हो गई, उत्तरी मारवाड़ी में हो गई। आई बात सुन। फिर मैं जाऊँ इधर पश्चिम में, कि पश्चिमी मारवाड़ी में कौन सी आएगी बताओ मुझे, थड़ी, थटकी, धाटी, ये सारी पश्चिम में आएगी। भाई थड़ी किधर थी, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। थटकी कहाँ पर थी, थड़ी कहाँ पर थी, बीकानेर, गंगानगर का दक्षिणी भाग और चूरू। फिर थटकी कहाँ पर थी अपन ने देखा था, तो वो देखा था अपन ने जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर। और थाटी कहाँ पर थी, बाड़मेर, बालोद। क्लियर थी। फिर अब मैं बताऊं आपसे पूछूं दक्षिण में कौन सी बोली जाएगी बताओ, दक्षिणी मारवाड़ी में कौन कौन सी आएगी, मेवाड़ी आएगी, वेरी गुड, गोडवाड़ी आएगी, वेरी गुड, बागड़ी आएगी, वेरी गुड, देवड़ावाटी आएगी, ठीक है, सिरोही आएगी, ये सब आ गई। एक खेराड़ी और आ जाएगी। अब बचा इधर कौन सा, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मारवाड़ी। पूर्वी मारवाड़ी में मेनली अपने पास में जो है अलग से कोई लैंग्वेज नहीं, लेकिन एक लाती है ठाटकी, एक आती है थटकी, एक आती है थाट, जिसको कहते हैं ढाड़की, ढाड़की भी कहते हैं, ढाड़की भी कहते हैं। वो या मिरासियों की भाषा जो होती है ना, मिरासी बोली, वो इधर जिस राजियारा सोटा है ना, मोटा मोटा तो आपको याद होना चाहिए कि पूर्वी मारवाड़ी में, लेकिन पूर्वी मारवाड़ी में लैंग्वेज पूछे ना तो मिरासी है। यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाएगी, तो ये तो आपका वर्गीकरण हो गया इधर, याद रह जाएगा ना। देखो ऐसे ही याद रखना है, क्यों आपको रटना नहीं है। आप मारवाड़ी को एक बार देखो, पूरे बाकी मैप को भूल जाओ। मारवाड़ी के जो उत्तर में वर्गीकरण है वो मारवाड़ का वो रहेगा, पश्चिम में क्या थी, दक्षिण में क्या थे, तो इतना ही आपको याद रखना है। तो देखो पश्चिमी राजस्थान के मैंने 4 भाग कर लिए, ठीक है। उसमें आप देखो सबसे पहले है उत्तरी मारवाड़ी। उत्तरी मारवाड़ी में 2 लैंग्वेज आपको याद रखनी है, कौन कौन सी है, एक तो है बीकानेरी, ऐसे ही लिख दो आप बस, बीकानेरी बोली, शेखावाटी, एक थोड़ी सी जगह रख लेना पश्चिमी, पहले लिखोगे ना पश्चिमी 3-4 लाइनें छोड़ के, और फिर पश्चिमी में ये वर्गीकरण कर देना, ठीक है। और एक इसकी लैंग्वेज है वो कौन सी हो जाएगी, बीकानेरी, शेखावाटी, एक हो जाएगी बागड़ी। ये तो कौन सी हो गई यहाँ। और इस क्षेत्र का जो प्रमुख ग्रंथ है वो ग्रंथ कौन सा है, ग्रंथ है आपको पहले ही मैंने बता दिया, कौन सा, वेली कृष्ण रुक्मणी। किसने लिखा है ये ग्रंथ, पृथ्वीराज राठौड़, पढ़ लिया आपने। दूसरा जो भाग आएगा, थोड़ा और नीचे ले जाते हैं इसको, दूसरा जो भाग आएगा वो कौन सा है आपका, वो है इधर वाला पश्चिमी राजस्थानी या पश्चिमी मारवाड़ी। पश्चिमी राजस्थानी का ही वर्गीकरण किया तो पश्चिमी मारवाड़ी। पश्चिमी मारवाड़ी में कौन कौन सी आएगी बताओ, एक तो थड़ी, एक थटकी, और एक कौन सी आ जाएगी, ढाटी, ठीक है। फिर आपका कौन सा आ जाएगा, दक्षिणी मारवाड़ी। दक्षिणी मारवाड़ी में कौन कौन सी आएगी बताओ, मेवाड़ी,
देवड़ावाटी, गोड़वाड़ी, हाँ तो किधर है गोड़वाड़, किधर अपन किस तरफ है? अपन दक्षिण में ही है, मारवाड़ के तो दक्षिण में ही है अपन, सिरोही जालोर अपन मारवाड़ के लिए दक्षिण में, भले यूं अपन दक्षिण पश्चिमी में, ठीक है। तो मेवाड़ी सॉरी मेवाती लिख दिया, मेवाती नहीं मेवाड़ी, मेवाड़ी, देवड़ावाटी, गोड़वाड़ी, इसके अलावा अपने पास में यहाँ हो जाएगी खैराड़ी, वागड़ी और सिरोही। वो सिरोही तो इसी को ही कह रहे हैं, चलो ठीक है। फिर लास्ट का आपका बचा पूर्वी, पूर्वी मारवाड़ी में कौन सी आएगी? पूर्वी मारवाड़ी में आएगी साहब, पूर्वी मारवाड़ी में एक तो आ जाएगी ढाड़की, एक आ जाएगी मिरासी, ये गियर्सन के अकॉर्डिंग चल रहा है। हाँ ये गियर्सन के अकॉर्डिंग, ठीक है। बोलियां तो वही है जो अपन ने सारी पढ़ ली थी भाई, 73 बोलियां तो वो की वो है, वो तो बदल ना तो गियर्सन बदलेगा ना अपने एलपी टेसिटोरी, बस अपने अपने वर्गीकरण है इनके। और इसका जो प्रमुख ग्रंथ था वो आपको सबको मैंने बता दिया पहले, कौन सा है? राजियारा सोरठा। तो पूर्वी राजस्थानी में, पूर्वी मारवाड़ी में कौन सा लिखा हुआ है? राजियारा सोरठा लिखा हुआ है, ठीक है। राजियारा सोरठा कल ही बता दिया था, सोरठा की विशेषता क्या है? सोरठा जो होता है वो उल्टे दोहे के रूप में लिखा जाता है, पहले चरण और तीसरे चरण में तो 11 मात्रा है और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राओं का प्रयोग। चलो अब ऐसे ही याद रखना है, बार बार बड़ा मैप नहीं बनाना, क्योंकि सवाल इधर से ही बैठेगा। आप कितनी भी बड़ी लैंग्वेज लिख लोगे क्वेश्चन यहाँ से ही आएंगे, इसलिए आप पूरे को वो करो डिस्क्राइब कि भाई पश्चिमी राजस्थानी है, वो पश्चिमी राजस्थानी कहाँ कहाँ है मैं अभी लिखवा दूंगा। पश्चिमी राजस्थानी नहीं अलग है, ये ढाड़, ये है ये ढाटी और ये ढाड़की, नहीं अलग अलग है दोनों, ढाड़की और मिरासी, दो नाम लिखे ना, ढाड़की और मिरासी। ये क्या उप बोलियां हैं, मैंने 73 अपन ने कम से कम पढ़ी होगी, ज्यादा ज्यादा तो 30 एक पढ़ी होगी, पर छोटी छोटी और भी लैंग्वेजेस है, ठीक है। चलिए ये याद है। अब देखो आप, मिटा दूं इसे, चलिए एक बार देखो आप, एक बार इधर आप देखो इसको कि ये तो अपन ने इसका वर्गीकरण किया। अगर मैं आपसे मोटा मोटा पूछूं कि पश्चिमी राजस्थानी कहाँ में कौन कौन सी आएगी, तो मारवाड़ क्षेत्र में पश्चिमी राजस्थानी कहाँ कहाँ बोली जाएगी? मारवाड़ क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में, दक्षिण पंजाब में व सिंध के पूर्वी भाग में। यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाएगी? पश्चिमी राजस्थानी। और पश्चिमी राजस्थानी को अपन ने 4 भागों में वर्गीकृत किया है, उत्तरी मारवाड़ी, दक्षिणी मारवाड़ी, पश्चिमी मारवाड़ी और पूर्वी मारवाड़ी। अब मेरे हिसाब से अब सबको क्लिक होना चाहिए आंसर। अब मुझे कौन बताएगा? हाँ मैडम बताएंगे, कामिनी मैडम आप मुझे बताओ कि गोड़वाड़ी किस में आनी चाहिए, कौन सी मारवाड़ी में आनी चाहिए? दक्षिणी मारवाड़ी में, मतलब पश्चिम दक्षिण में आना चाहिए। नहीं पश्चिम तो हो गया ये तो पश्चिम। अब मुझे मारवाड़ी में बताओ वापिस, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो मारवाड़ी के 4 भाग की उसमें से कौन से में आएगा? दक्षिणी मारवाड़ी। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ आप खैराड़ी कौन सी में आएगा? दक्षिणी मारवाड़ी, वेरी गुड। शेखावटी कौन सी में आएगा? उत्तरी मारवाड़ी। अब समझ में आया ना इसका अपन ने डिस्कस, ये तो हो गया सर इसका। अब आपका पीछे बचे कौन से? ये। अब मुझे बताओ ऐसे कि उत्तर में अगर अपन बात करें, ये मैप को लेकर चले पूरा, ठीक है। अब मुझे बताओ ये उत्तर है, ये पूर्व है, यहाँ पर 2 लैंग्वेज कौन सी है? मेवाती और अहिरवाटी। तो उत्तर पूर्वी में कौन सी 2 बोलियां इंपॉर्टेंट है? एक तो है मेवाती और दूसरी कौन सी आएगी बोली? मेवाती बोली और दूसरी अहिरवाटी। क्लियर है? ठीक है। ये किस में आएगी दोनों? ये दोनों आ जाएगी आपके उत्तर पूर्वी में। मध्य में बताओ कौन कौन सी है? तो मध्य में फिर से 2, एक तो ढूंढाड़ी और ढूंढाड़ी की जितनी भी उपबोलियां वो सारी, और दूसरी आ जाएगी आपकी हाड़ौती। हाड़ौती को मध्य में लिखना है, ठीक है ना। मध्य पूर्वी राजस्थानी में आपको हाड़ौती को लेना है, क्योंकि हाड़ौती का कुछ भाग दक्षिण पूर्वी में भी जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ये हो गया। अब आपका कौन सा आ जाएगा? दक्षिण पूर्वी राजस्थानी। इसको मिटा देता हूँ, तो थोड़ा ऊपर लिख दिया होता ना तो गैप ज्यादा हो जाता। चलो कोई बात नहीं,
ये क्लियर है दोनों? ठीक है। अगली बात आती है अपने पास में ये वाला एरिया, ये अपन ने कर लिया। अब ये वाला एरिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ आपके कौन सी आ जाएगी? एक तो मालवी, ठीक है, एक आपके आ जाएगी निमाड़ी, सॉरी मालवी, एक आ जाएगी रांगड़ी, एक हाड़ौती तथा वागड़ी का, हाड़ौती तथा वागड़ी का कुछ भाग। दो लैंग्वेज तो पूरी पूरी आएगी, मालवी और रांगड़ी। हाड़ौती का कुछ भाग तो अपन ने किस में डाला है? मध्य पूर्वी में, और कुछ भाग किस में डाला है? दक्षिण पूर्वी में, और दूसरी आ जाएगी आपके वागड़ी। इधर लास्ट में जो दक्षिण राजस्थानी है वहां पर दो लैंग्वेज याद रखनी है, एक तो निमाड़ी और एक याद रखनी है भीली। निमाड़ी और भीली, ये दो बोलियां कहां पर आएगी? ये आएगी दक्षिण राजस्थान में। और निमाड़ी को तो इन्होंने साफ साफ नाम भी दे दिया है, निमाड़ी को तो इन्होंने क्या बोला है? दक्षिणी राजस्थानी। ये आपका मेरे हिसाब से भाषा जो है वो अच्छे से, बोलियां जो है वो अच्छे से कवर होनी चाहिए। अब आपके कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, दोनों ही अगर गैप से आप देखो तो आपका आंसर अब आना चाहिए, ठीक है। अब मैं 2-4 सवाल पूछ लेता हूँ, फिर अपन साहित्य पे स्किप करते हैं, ठीक है। देख लो एक बार, देख इधर कौन सी आएगी? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कौन सी आएगी? मालवी, रागड़ी और वागड़ी, ये तीन तो आएगी। हाड़ौती का कुछ भाग तो, अधिकांश भाग तो इधर जाएगा, कुछ भाग जरूर जो है वो इधर आएगा। दक्षिणी राजस्थानी में एक तो निमाड़ी और एक भीली, ये दोनों दक्षिणी, जिसमें निमाड़ी को तो साफ साफ दक्षिणी राजस्थानी बोला जाता है, और जॉर्ज एब्राहम गियर्सन ने वागड़ी को भीली कहकर पुकारा, भीलों की बोली। तो इधर आपको ये याद रखना है, क्लियर है? दोबारा सुन लेना। पश्चिमी राजस्थान को 4 भागों में डिवाइड किया है, उत्तरी मेवाड़ी, उत्तरी मारवाड़ी, दक्षिणी मारवाड़ी, पश्चिमी मारवाड़ी और पूर्वी मारवाड़ी। फिर अपने पास में इसमें दो लैंग्वेज है, कौन कौन सी लैंग्वेज है आपके पास में? एक तो मेवाती, एक अहिरवाटी। इसमें कौन सी है? ढूंढाड़ी और हाड़ौती। इसमें कौन सी है आपके? मालवी, रागड़ी, वागड़ी, ठीक है, और हाड़ौती का कुछ भाग। और इसमें कौन सी है? एक तो निमाड़ी और एक आपकी कौन सी है? भीली। क्लियर होना चाहिए एकदम। अब मुझे 2-3 सवालों के जवाब दे दो, फिर आगे बढ़ते हैं। जिससे पूछूं मुझे 2-3 सवाल बता दो आप, फिर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी, सवाल मेरा, निम्न में से कौन सी ढूंढाड़ी की एक उपबोली नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सी ढूंढाड़ी की एक उपबोली नहीं है, मैंने पूछा है, ठीक है। जिससे पूछूं वही आपस में बात नहीं की। इनमें से कौन सी एक ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? हाँ आप बताओ मुझे, अंकिता। हाँ, इनमें से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है पूछा, ठीक है। सवाल तो क्लियर है? खड़ी नहीं है, तो फिर खड़ी किस? ठीक है, खड़ी किसकी है तो फिर? बहुत बढ़िया। गोडवाड़ी की जो 4 उपबोलियां बताई थी आपको याद हो तो, एक तो सिरोही, एक बताई थी मैंने आपको खड़ी, एक महाहड़ी, और एक और कौन सी बताई थी? खड़ी, ये एक बताई थी मालवी। ये किसकी उपबोलियां थी सारी? ये सारी थी गोडवाड़ी की उपबोली। आपको मैंने लिखा है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब मुझे अगला सवाल का जवाब दें। धावड़ी जो है वो किसकी उपबोली है? मुझे जिससे पूछूं वही जवाब दे, ठीक है। पीछे मैडम बताओ, धावड़ी किसकी उपबोली है? इस बार सवाल, इनमें से किसकी उपबोली है धावड़ी? मेवाड़ी। सही बात है, मेवाड़ी। मैंने आपको बताया था जो ग्रामीण क्षेत्र में जो मेवाड़ी बोली जाती है उसको अपन क्या कहते हैं? धावड़ी कहते हैं। चलो वेरी गुड। अब आप बताओ मुझे कि ठीक है, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी व हाड़ौती के मिश्रण से निर्मित है।
ये सवाल है, ठीक है। ढक जाओ यार, ऐसे सवाल को खराब मत करो। मेरे पास और भी स्टूडेंट हैं जिनको पूछना है, ठीक है। आप अकेले ही नहीं है, आपने पढ़ दिया, मुझे पता है, बढ़िया। चलो आपके लिए पूछ लेता हूं एक सवाल। फिक्स हो गया ना? फिक्स हो गया तो अब एक क्षेत्र में फटाफट आप मुझे बता दो। जैसलमेर में कौन सी बोली बोली जाती है? ठीक, ऑप्शन राड़की, घाटी, खटकी, खड़ी। मैं जिससे पूछूं, हाँ कामिनी मैडम, इसका मतलब आप सबको लगभग क्लियर हो गया, ठीक है। एक अंतिम सवाल है, चतुर सिंह बावजी की पुस्तकें कौन सी बोली में? ठीक है, ऑप्शन है आपके मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, अहिरवाड़ी। जिससे पूछो, हाँ ईशा, मेवाती, डी, मेवाड़ी सही है। चलो ठीक है, कौन कौन सी पुस्तक है, कौन बता देगा फटाफट नाम? हाँ हाँ, वेग सूत्र है एक, तो बहुत बढ़िया। अनुभव, हाँ अनुभव प्रकाश, बढ़िया। सांख्य कारिका, वेरी गुड। चतुर चिंतामणि, वेरी गुड। भागवत गीता, वेरी गुड। ये रह गया अचल 25 से, ठीक है। तो ये सारी जो थे पुस्तकें किसकी है? इनकी है। चलो ठीक है, अब आगे आते हैं अपन साहित्य। देखो साहित्य को पढ़ने से पहले, साहित्य, भाषा साहित्य या राजस्थान का साहित्य, साहित्य में पहले आपको फोकस वो करना है जहां से ज्यादा सवाल आते हैं, ठीक है। फिर आपको मैं क्लासिफाइड तो पूरा करके बता दूंगा कि कैसे क्लासिफिकेशन याद रखना है। मेन अपन को याद रखना है कि सवाल ज्यादा कहाँ से आएंगे। एक तो वेली साहित्य जो है उनके सवाल अगर प्राचीन साहित्य में पूछेंगे, एक ख्यात साहित्य से सवाल आते हैं, एक साहित्य आता है आपका रासो साहित्य से सवाल आते हैं, और वर्तमान के जो सवाल है वो सबसे ज्यादा आते हैं आधुनिक साहित्य से। सबसे ज्यादा सवाल आज के टाइम पे आप देखोगे तो आधुनिक साहित्य, हाँ थोड़ा बहुत कल्चर है कि जैन साहित्य से भी सवाल आते हैं, लेकिन मोस्टली सवाल जो आएंगे वो किससे आएंगे? आधुनिक साहित्य से, ठीक है। तो पहले आप मोटा मोटा एक लाइन तो आप याद रख लो, राजस्थान के साहित्य का स्वर्णकाल कौन सा काल है? बताओ फटाफट, कब से कब तक है? 1700 से 1650 से लेकर 1850 तक भाषा का जो है, राजस्थानी भाषा का गोल्डन पीरियड है। राजस्थानी लिटरेचर का गोल्डन पीरियड कब से है? 1700 से 1900 तक है। एक बात तो ये याद रखना। अब अपन राजस्थान के साहित्य को दो बार डिवाइड करेंगे, जैसे अपन ने भाषा को दो बार डिवाइड किया वैसे वैसे इसको भी दो बार वर्गीकृत करेंगे। कैसे वर्गीकृत? एक तो अवधि के आधार पर वर्गीकृत करेंगे, और एक करेंगे समुदाय के आधार पर या जाति के आधार पर या साहित्यकारों के आधार पर। तो पहले अपन बात कर रहे हैं अवधि के आधार पर वर्गीकरण। अवधि के आधार पर, अवधि के आधार पर भाषा या अवधि के आधार पर साहित्य का, राजस्थानी साहित्य का, राजस्थानी साहित्य का वर्गीकरण। अवधि के आधार पर राजस्थानी साहित्य का वर्गीकरण कर रहे हैं, और वो वर्गीकरण कैसे है? देखो, पहला वर्गीकरण कौन सी अवधि, कहां से कहां तक अवधि है, उसको कहते हैं प्राचीन साहित्य। कौन सा है? प्राचीन साहित्य। और ये प्राचीन साहित्य लेते हैं 1050 ईस्वी से लेकर और 1450 ईस्वी। दूसरा आपका जो है वो है पूर्व मध्यकालीन, पूर्व मध्यकालीन साहित्य, मिडिवियल, प्री मिडिवियल एज, पूर्व मध्यकालीन साहित्य लिटरेचर। यह आता है 1450 ईस्वी से लेकर और 1650 ईस्वी। तीसरा है आपका उत्तर मध्यकालीन, उत्तर मध्यकालीन साहित्य। और जो उत्तर मध्यकालीन साहित्य है
वो कब से कब तक है? 1650 से लेकर 1850 ईस्वी। और जो आधुनिक इतिहास है या आधुनिक साहित्य है, आधुनिक साहित्य जो है वो कब से कब तक है? आधुनिक साहित्य जो है वो है 1850 से वर्तमान तक। ये आपको मोटा मोटा डिवाइडेशन पता होना चाहिए उससे। पहला कि राजस्थान का जो साहित्य है उसका गोल्डन पीरियड कौन सा समय कहा जाता है? 1700 से 1900 तक का जो है वो पीरियड कैसा है? गोल्डन पीरियड है। इसमें भी अगर आपसे प्राचीन साहित्य पूछा जाए जो ओल्ड है तो उसका टाइम कब से कब माना है? 1050 ईस्वी से लेकर 1450 ईस्वी। फिर पूर्व मध्यकालीन, मध्यकाल को भी दो भाग में बांटा है। जो आपका जैसे मुगल आक्रमण आ गए, जो सल्तनत काल वाला जो मिडिवल पीरियड स्टार्ट हो गया, उस मध्यकाल को भी इन्होंने कौन से भाग में बांटा? दो भागों में। और दो भागों में कौन कौन सा? एक तो पूर्व मध्यकाल और एक उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल 200 सालों का है, जो 1450 से 1650, और उत्तर मध्यकाल भी 200 सालों का है, 1650 से 1850, और ये टोटल 400 सालों का है। तो 400 का ये हो गया, 400 का मध्यकाल हो गया, और अब वर्तमान में जो आधुनिक काल चल रहा है वो 1800 चल रहा है। मोटे मोटे तो तीन भाग ही है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, यानी ये। लेकिन मध्यकाल को फिर से दो भागों में, पूर्व मध्यकाल और 200 सालों के दो टुकड़े कर दिए। मतलब अपन साहित्य पढ़ते हैं 1050 ईस्वी से लेकर और अब वर्तमान तक के अपन मेन साहित्य पढ़ेंगे। बात समझे? अब मोटा मोटा हुआ क्या, कैसे बांटा है इसको? इस समय पर अरब आक्रमणकारियों के ज्यादा अटैक हुए। आपने गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ा, आपने भी देखा इस समय महमूद गजनवी के अटैक शुरू हो गए थे। इसके बाद से मुगल आक्रमण जो है वो लगातार वो जो तुर्क आक्रमण लगातार होने शुरू हुए। इसी अवधि के अंदर आप देख लो, लगभग अपन 1192 ईस्वी के अंदर पृथ्वीराज के समय महमूद गोरी आया था। तो ये वो काल था जब लगातार क्या हो रहे थे? बाहरी आक्रमण हो रहे थे। ये वो काल था जब बाहरी सत्ता भारत में स्थापित हो चुकी थी। यानी आप मानोगे कि बाहरी सत्ता जो है वो स्थापित हो चुकी थी। जैसे ही मोहम्मद गोरी जो है वो जीत गया, यहाँ पर युद्ध जीत गया, उसके बाद में सल्तनत काल स्थापित होगी। सल्तनत काल थोड़ी तितर बितर चल रही थी, परंतु यहाँ आते आते लगभग आप 1526 के आसपास में देखोगे तो बाबर आ गया था। यानी मुगल काल जो है वो पूर्ण रूप से स्थापित हो गया था यहाँ पर। तो ये जो काल है ये आपका कौन सा हो जाएगा? जब मुगल काल शुरू हो गया। ये काल है जब युद्ध वगैरह बंद हो गए, संधियां होनी शुरू हो गई, मतलब ज्यादा युद्ध होने कम हो गए, और ये तो आधुनिक काल है। अब मोटा मोटा कैसे समझना होता है कि इस काल में बाहरी आक्रमण जब ज्यादा हुए तो साहित्य कैसा लिखा गया? वीर रस पर आधारित साहित्य लिखा गया। क्योंकि जब बाहर के अटैक होंगे तो आपका जो साहित्यकारों का काम ये है कि जनता में, आम जन में क्या भरे? वीर रस भरे, शौर्य भरे। जो लोग लड़ने जा रहे हैं, जो क्षत्रिय लड़ने जा रहे हैं, वो जब लड़ने जाए तो ऐसी गाथाएं पढ़े कि उनको लगेगा हमारा बाद में बखान होगा, बाद में हमारे बारे में लिखे जाएंगे ग्रंथ। तब उनमें एक वो जोश आता था और जोश के साथ लड़ते थे। या कई बार आपने देखा होगा, अपने वो चेतावनी या चुंगटिया वगैरह पढ़ते तो पढ़ के ही कई बार राजा महाराजाओं में जोश आता था और फिर वो लड़ने जाते थे। तो ये जो काल है ना, इसमें वीर रस की प्रधानता रही। आई बात समझ? इस समय तक आते आते क्या हुआ कि भारत में धर्मांतरण शुरू हो गया था। अब मुस्लिम सत्ता यहाँ पर स्थापित हो गई है और मुस्लिम सत्ता ने यहाँ पर मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया, मस्जिदों की स्थापना शुरू कर दी। तो लोगों को लगा कि हमारा धर्म बचेगा या नहीं बचेगा, तो उन्होंने अपने धर्म को बचाने के लिए साधु संतों की शरण में जाना शुरू कर दिया। तो इस समय जो है वो साधु संतों ने भी क्या किया? लोगों में भक्ति आंदोलन जगाया। तो ये जो काल है ना, पूर्व मध्यकाल, इसमें भक्ति से आधारित जो ग्रंथ है, मोटे मोटे, ऐसे तो इसमें भी वीर रस के ग्रंथ आएंगे, लेकिन मोटे तौर पर कहें तो ये काल जो था वो कैसा था? भक्ति का काल था, जिसमें आप दादू दयाल के ग्रंथ देखेंगे, मीराबाई के अपन ने ग्रंथ देखे, चरणदास जी, जसनाथ जी, जाम्बो जी, इनके जो ग्रंथ हैं मोटे मोटे वो किस में आते हैं? भक्ति का। अब ये जो काल आ गया ना, इस समय तक अकबर की लगभग सभी रियासतों ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। अधीनता स्वीकार कर ली थी तो रेगुलर युद्ध नहीं हो रहे थे। आपने भी देखा है, महाराणा प्रताप के अतिरिक्त अगर अपन देख लें तो लगभग जो है इस काल को आते आते संघर्ष जो है वो कम हो गए थे। अधिकांश रियासतों की संधियां हो गई थी, बाद में अंग्रेजों से हो गई थी, पहले मुगलों से संधि हो गई थी। जब संधि हो गई थी तो बार बार लड़ाई होती नहीं थी, तो लड़ाई नहीं होती थी तो इस समय पर किस पर ज्यादा लिखा गया? श्रृंगार पर। अब बैठे बैठे क्या करें, तो
तो डांस वगैरह कर दिए, गाने कर दिए, मॉरलिटी की बातें कर ली, नैतिक मूल्यों यानी नीति परक जो लिखा गया ना नैतिक मूल्यों पर, वो कौन से काल में लिखा गया? तो देखो पहले लड़ रहे थे तो वीर रस, फिर धर्म खतरे में था तो कौन सा? भक्ति रस, फिर जब सब कुछ शांति होगी, शांति काल आ गया तो क्या लिखा? श्रृंगार रस या नीति परक, रीति नीति पर लिखे गए नैतिक। और फिर तो ये है इसमें तो विविध विषय, इसमें वीर रस पे भी लिखे गए हैं, श्रृंगार रस पे भी, भक्ति रस पे भी, क्योंकि 1850 आते आते तो ना तो लड़ाई था ना कुछ भी नहीं था, सब कुछ लगभग। इसमें ये जरूर कह सकते हो कि आप जो भारत के जो है ना मतलब आजादी का जो दौर था ना स्वतंत्रता संग्राम का, तो वो जरूर कह सकते हो कि राजनीतिक चेतना जो होती है ना उसके ग्रंथ कब लिखे गए लोगों में। तो आपने अपने ग्रंथ पढ़े होंगे, बाकीदास आसिया के आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर, वो सारा यही तो काल है अगर आपको याद आ रहा हो। वीर सत्सई जो आपका अपने सूर्यमल मिश्रण के जो ग्रंथ हैं, इसके अलावा शंकरदान सामोर के मैंने आपको ग्रंथ बताए थे, तो वो ये काल था जिसमें किस पे लिखे गए कि भाई 1857 की क्रांति वाला ये युग, कौन सा 1857 क्रांति, तो इस समय लोगों में जो है वो क्रांति जाग रही थी, तो वो राजनीतिक चेतना के जो ग्रंथ लिखे गए वो किसमें लिखे गए? अंग्रेजों के विरुद्ध जो राष्ट्रवादी की भावना जो थी उसमें विरोध में जो लिखे गए वो कौन से है? तो आप मोटा मोटा समझ लो कि इन कालखंड को बांटना कैसे। प्राचीन भारत में लिखे गए वीर रस पर, फिर लिखे गए भक्ति रस पर, फिर कौन से लिखे गए आपके श्रृंगार रस पर, और लास्ट में कौन सा आ गया आपके विविध विषयों पर, जिसमें मुख्य विषय राजनीतिक चेतना जो है वो कह सकते हैं, या फिर जो आप कैसी भावना कह सकते हैं राष्ट्रवादी भावना पर लिखे गए जो ग्रंथ है वो कौन से? याद आ जाएगा। अब आपको इसमें थोड़ा थोड़ा सा बात लिख दो, पर मेन बात यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है? मेन बात अपन कहाँ करेंगे वो देखो, इसमें थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख दो, जो सवाल पूछे गए हैं उतना उतना। पहला आपका आ गया कौन सा? ये लिख दिया था ना ये तो, ठीक है। पहला है आपका प्राचीन काल, प्राचीन साहित्य। प्राचीन साहित्य जो है उसकी अवधि है 1050 ईस्वी से 1450 ईस्वी। ये ईस्वी याद रखना, मिलान करवाएगा आपको। प्राचीन साहित्य पर जो विषय है वो प्रधान विषय कौन सा है? वीर रस। वीर रस पर विषय क्या है? वीर रस पर लेखन। इसी कारण ये काल वीर गाथा काल कहलाया। तो कौन सा काल वीर गाथा काल कहलाया? तो ये वीर गाथा काल कहलाया, वीर गाथा काल कहलाया, ठीक है, जिसमें वीरों की गाथा की गई, यानी कि जो वीर नायक थे, वीर नायकों को आदर्श पुरुष मानकर ग्रंथों का लेखन हुआ, जिसमें आप सब जानते हो कि उस युग में जो एक वीर पुरुष हुए हैं, वैसे तो बहुत सारे, राजस्थान तो वीरों की भूमि रही है, लेकिन एक महान योद्धा जिसकी हार के बाद में भारत का जो है वो इतिहास ही पलट गया, कौन थे वो? पृथ्वीराज राठौड़। उन पे एक ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय। कौन सा है? पृथ्वीराज विजय। उसको इस वाले के अंतर्गत लिया जाता है। एक तो याद रखना, वीर गाथा काल में कौन सा है? पृथ्वीराज विजय। किसने लिखा है? जैन, कश्मीरी पंडित है, जैन, संबंध है इनका कश्मीर से। और ये किसके दरबारी विद्वान थे? पृथ्वीराज तृतीय के, पृथ्वीराज। और ये अपन ने पूरी स्टोरी इसकी पढ़ रखी है, पृथ्वीराज थर्ड के दरबारी। यहां से एक चीज आती है जो नोट में याद रखना, ये लगभग ये लिखा गया है ना, ये 1190 तक की घटनाएं लिखी है। 1190 तक की घटनाएं हैं केवल इसमें, घटनाएं, जिसमें किस किस के बारे में जानकारी है? सांबर के चौहानों की, और सांबर के चौहानों में भी कौन कौन से राजाओं की? चौहानों की। उसमें एक तो पृथ्वीराज की, पृथ्वीराज थर्ड, एक उनके पिता सोमेश्वर, और एक कौन है? विग्रहराज चतुर्थ। इनकी मेनली जानकारी मिलेगी आपको। मतलब यहाँ क्या नहीं मिलेगा? यहाँ तराइन के युद्धों का उल्लेख नहीं है। यहाँ तो कौन से ग्रंथ में जो पृथ्वीराज से संबंधित है, लेकिन उसमें तराइन के युद्धों का उल्लेख नहीं है। तराइन के युद्ध कब हुए थे? तराइन के युद्धों का उल्लेख नहीं। तराइन के 2 युद्ध अपन मानते हैं, और वो कौन कौन से? 1191, 1192 का उल्लेख नहीं है, ये याद रखना, नहीं है।
तो याद रखना इसमें ये उल्लेख है। बाकी पृथ्वीराज की बाकी सारी विजयों का उल्लेख है, चाहे उसने बंडानकों के विरुद्ध जो अभियान किए उसकी, उसने जो महोबा के शासक परमर्दी देव चंदेल को हराया उसकी, उसने जो है भीमदेव सेकंड को पराजित किया गुजरात के उसकी, उसने जो जयदेव अपने क्या नाम है जय सिंह सिद्धराज नहीं मैं बोल रहा हूँ सहयोगिता के पिता जयचंद गढ़वाल, उनके विरुद्ध जो उनका वैमनस्य था उसका भी उल्लेख है। बंडानकों के अतिरिक्त उन्होंने शुरुआत में अपने जो भाई है नागार्जुन के विद्रोह का दमन किया, उसका भी सारा उल्लेख है। लेकिन कौन सी चीजों का उल्लेख नहीं है, मतलब पृथ्वीराज के जीवन की अंतिम घटनाओं का उल्लेख नहीं है इसमें। एक तो ये ग्रंथ याद रखना है जो वीर गाथा काल से संबंधित। एक ग्रंथ और है वीर गाथा काल का जो एग्जाम में आया हुआ है, और वो कौन सा है, वो है रणमल छंद। कौन सा ग्रंथ है, रणमल छंद, रणमल छंद। और ये रणमल छंद किसका है, ये लिखा है, किसने लिखा है, श्रीधर व्यास। बहुत बढ़िया, श्रीधर व्यास। ये जो है ये कहाँ के राजा के बारे में है, ये ईडर, और ईडर पड़ता था उस ईडर गुजरात के रणमल राठौड़ का वर्णन है। इसमें एक युद्ध है, एक युद्ध का उल्लेख है, युद्ध का उल्लेख। और ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ, ये युद्ध में जो है ये युद्ध का उल्लेख है, जो एक तरफ तो है रणमल राठौड़, ठीक है, और ये रणमल राठौड़ कहाँ का है, ईडर का राजा है, ईडर भी राठौड़ों की रियासत थी, रणमल राठौड़। और दूसरी तरफ कौन है, जफर खां। ये जफर खां पाटन का सूबेदार है, पाटन, पाटन भी गुजरात है, के मध्य युद्ध के मध्य, जिसमें विजय बताते हैं किसकी, रणमल राठौड़ की, और हार बताते हैं किसकी, यानी वीर गाथा काल के जो है ग्रंथ में इसको भी शामिल किया जाता है। तो दो बातें अपन ने पढ़ी, ठीक है। देखो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, बाकी सारी बातें अपन उन ग्रंथों के हिसाब से ही करेंगे। तो प्राचीन साहित्य की बात करें, प्राचीन साहित्य 1050 ईस्वी से लेकर 1450 ईस्वी, मोटा मोटा याद रखो कि इस समय क्या हो रहा था, वीर रस पर लेखन हो रहा था। कारण क्या था वीर रस पर लेखन होने का, कारण ये था कि इस समय विदेशी आक्रमण, यानी कि जो विदेशी यानी मुस्लिम जो आक्रमण है वो ज़्यादा हो रहे थे, मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे। तो इस वजह से जो है यहाँ पर वीर रस लोगों में जो है शौर्य जगाने के लिए, शौर्य का गुणगान, इसलिए जो आदर्श पुरुष किसको माना है, जो ज्यादा वीर है उसको आदर्श पुरुष मान करते। ये सारे लड़ाई वाले ग्रंथ हैं जिसमें युद्धों के उल्लेख होंगे। रासो ग्रंथ जो होते हैं उनकी खासियत ही यही होती है कि रासो में और इस प्रकार के ग्रंथ होते हैं उसकी खासियत ये है कि युद्धों और अभियानों का उल्लेख होता है। तो ये सारे जो ग्रंथ है वो दोनों याद रखना। एक तो रणमल, नहीं पृथ्वीराज रासो को भी आप ले सकते हो इसके अंतर्गत, लेकिन पृथ्वीराज रासो का भी ड्यूरेशन तो यही है, लेकिन उसको अपन रासो ग्रंथ में पढ़ेंगे। मतलब आप इस ड्यूरेशन में जितने भी ग्रंथ है, अगर आपको तिथि याद है और उसमें युद्ध का वर्णन है, कोई श्रृंगार का है इसका नहीं है, तो वो सब इसी में आएंगे वीरगाथा। लेकिन एग्जाम में जो मोस्टली आपको मिलान करवाते हैं ना, तो एक तो रणमल छंद मिलान करवाते हैं और एक करवाते हैं पृथ्वीराज विजय। लेकिन बाकी अगर पृथ्वीराज पर इस टाइम पे जो भी ग्रंथ लिखे अगर वो वीर रस है, जैसे हमीर देव पर लिखे गए, हमीर भी तो इसी एरा के था। अगर हमीर का देखें तो वो 1300 के आसपास में 1301 1303 के 1301 की बात है, तो 1301 तो इसी अवधि में आ रहा है वो सारे। लेकिन जो मिलान करवाते हैं ना उसमें एक तो रणमल छंद का करवाते हैं और एक ये, तो दो ग्रंथ आपको याद रखना। अपन उस हिसाब से पढ़ेंगे ताकि आपको पैटर्न भी बैठे पूरा। दूसरा आता है, दूसरा कौन सा काल आता है, वो आता है आपका पूर्व मध्य काल। सिंपल सिंपल याद रखो आप बस, पूर्व मध्य काल ये है 1450 ईस्वी से 1650 ईस्वी, पूर्व मध्य काल साहित्य। अब इस काल में जो होता ना, इस काल में जो विषय है वो विषय क्या है, भक्ति रस पर, भक्ति रस पर लेखन। भक्ति रस पर लेखन हुआ, इसी कारण ये काल क्या कहलाया, भक्ति काल, इसी कारण भक्ति काल कहलाया। तो कौन सा साहित्य का कौन सा काल भक्ति काल कहलाता है, तो ये भक्ति काल आपका ये कहलाता है। ठीक है, याद रख लेना। 1450 से लेकर 1650 की अवधि तक है वो आपका पूर्व मध्यकाल ही भक्ति काल कहलाता है। भक्ति कारण क्या रहा, कारण ये रहा मुस्लिम आक्रांता, मुस्लिम आक्रांतों द्वारा
बड़े स्तर पर मंदिरों को तोड़ा तथा धर्मांतरण किया, जिस कारण लोगों ने संतों की शरण ली। जो संत है उनकी शरण ली गई, और संतों के जो जितने भी काल, इसको अपन संत काल भी कह सकते हैं, वैसे भक्ति काल बोल दो या संत संप्रदाय का काल बोल सकते हो, यानी कि संत संप्रदाय का लेखन, संत संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ कौन से काल के हैं। अब इसमें किस किस के ग्रंथ आते हैं, देखो कुछ तो मैं ग्रंथ बता देता हूँ, कुछ मैंने आपको लिखवा रखे, इसलिए बार बार अपन नहीं लिखेंगे, कुछ मैं आपको ग्रंथ बता देता हूँ इस समय में कौन से हैं। आप बताओ क्या मालदेव का समय ये है क्या, इसके बीच में मालदेव है। मालदेव के समय जो भक्ति पर ग्रंथ लिखे थे उनके दरबारी विद्वान थे ईसरदास, याद आ रहा है कौन सा ग्रंथ है, हाला जालरी कुंडलियां और देवयान और हर रस, याद है ग्रंथ याद आ रहे। तो ईश्वरदास के ग्रंथ देवयान, हरजस या हर रस, हरजस भी बोलते हैं, हर रस भी है, और आला जालारी कुंडलिया। किसका दरबारी विद्वान था ये, मालदेव का, ठीक है। चारण है ईश्वरदास चारण, ठीक है, इनके द्वारा लिखा गया। भारत है ईश्वरदास भारत, ठीक है, चारण में ही आता है भारत में। अब दूसरा एक कौन, इसी अवधि के अंदर एक ग्रंथ लिखा गया और उसको लिखने वाला है, नाम है माधव दास ददवाड़िया। माधव दास ददवाड़िया ने एक ग्रंथ लिखा राम रासो। ये माधव दास ददवाड़िया है ना, मारवाड़ से ही संबंधित है। मारवाड़ के एक राजा हुए थे जिनके पास सवाई की उपाधि थी, बताओ कौन था, सूर सिंह। मारवाड़ के एक शासक जिसके पास सवाई की उपाधि थी, अकबर ने उनको सवाई की उपाधि दी। सूर सिंह के दरबार में रहते थे और राम की गाथा पर डिंगल भाषा में एक ग्रंथ लिखा। ग्रंथ का नाम क्या था, राम रासो। देखो कंफ्यूज मत होना, राम रासो तो किसने लिखा है, माधवदास ददवाड़िया ने, और राम रासा किसने लिखा है। जब मैंने आपको एक संप्रदाय बताया था, कौन सा, रामानंदी संप्रदाय, और उसमें कृष्णदास पियरी का वर्णन किया था, तब मैंने जयपुर के शासक सवाई जयसिंह के दरबारी विद्वान का एक ग्रंथ बताया था, जिसने नहीं, जिसमें मैंने बताया था कि राम और सीता को प्रेमी, कृष्ण और राधा कृष्ण के जैसे प्रेमी जोड़ा मानते हुए ग्रंथ लिखा है। अग्रदास जी तो उस संप्रदाय के, मैंने एक ग्रंथ बताया था कि राम और सीता के प्रेम कहानी पर आधारित एक ग्रंथ बताया था, वो नाम उसका राम रासा ही है, लिखने वाले लेखक का नाम कृष्णदास कलानिधि, याद आ रहा है। तो कृष्णदास कलानिधि का जो ग्रंथ है वो तो कैसा कहलाएगा, वो तो कहलाएगा राम रासा, और राम रासो किसका है, माधवदास ददवाड़िया का। क्लियर है। माधवदास ददवाड़िया कौन है, ये ईश्वरदास किसके दरबारी है, मालदेव के दरबारी, मालदेव के दरबारी कृष्णदास कलानिधि। मैंने लिखवाया भी है, यहाँ पर नोट में डाल देना, नोट में डाल देना राम रासा। राम रासा किसने लिखा है, राम रासा लिखा है कृष्णदास, ठीक है। ये क्या नाम आता है, हाँ, कृष्ण दास की जगह कृष्ण भट्ट लिखो, कृष्ण भट्ट कलानिधि। ये किसके दरबार में था, सवाई जयसिंह के, सवाई जयसिंह का दरबारी था। और ये जिसका मैंने राम रासा लिखा है, या माधवदास, ये किसके दरबार में थे, मारवाड़ के सूर सिंह के। आगे भी इनकी तो चर्चा होगी, जब रासा ग्रंथ होगा, रासो ग्रंथ पढ़ेंगे तब अपन इनकी चर्चा और कर लेंगे। माधवदास ददवाड़ी, क्लियर है, याद रह जाएगा ये वाला भी। एक आप मुझे बताओ कि मैंने एक बताया था, ग्रंथ बताया था नाग दमन, जब मैंने आपको डिंगल और पिंगल का वर्गीकरण किया था, किसने लिखा, नाग दमन ग्रंथ बताया था। डिंगल और पिंगल में पहले मुझे बताओ नाग दमन आएगा किसमें, डिंगल शैली का या पिंगल,
डिंगल में आएगा। डिंगल में जो मैंने आपको लिखा सियाजी झूला, वो भी ग्रंथ किस अवधि का, इसी अवधि का है। तो क्या नाम है, नाग दमन, या इधर लेखक का नाम लिख रहे हैं ना, तो इधर लिख देते सायाजी झूला, और ग्रंथ का नाम क्या है, नाग दमन। जो इंपॉर्टेंट है इस अवधि के वो बता रहा हूँ, जो बार बार पूछे जाते हैं उस अवधि के वो बता रहा हूँ, याद रह जाएगा ये भी, ठीक है। एक आपका इसी अवधि का है वेली कृष्ण रुक्मणी की वसनिका, वह वसनिका तो नहीं, सिर्फ वेली कृष्ण रुक्मणी, वेली कृष्ण रुक्मणी, ये तो आप जानते ही हो, रुक्मणी भी, ये किसका है, पृथ्वीराज राठौर। इसकी तो पूरी चर्चा करेंगे जब वेली ग्रंथ पढ़ेंगे तो पूरे डिटेल में लिखेंगे, पृथ्वीराज राठौर भी करेंगे। तो ये बातें आपको याद रखनी है इनकी। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो जो मीराबाई है, मीराबाई की पुस्तकें या मीराबाई के ग्रंथ, मीराबाई के ग्रंथ इसी अवधि के हैं। जाम्बोजी, जाम्बोजी के जो उपदेश हैं वो इसी अवधि के हैं, ठीक है। जाम्बोजी के है ना, जो अपन ने जंब प्रकाश वगैरह जितने भी, वो सारे इसी अवधि के हैं। जसनाथ जी, जसनाथ जी के उपदेश क्या कहलाते हैं, पोंडा और सुबुदड़ा पढ़ा है ना, वो सारे जसनाथ जी वाली अवधि यही है। मैंने बताया भी था जसनाथ जी और जाम्बोजी की मुलाकात हुई थी, क्या हुई थी ना, फिक्स 1500 के अंदर, फिक्स 1500 ईस्वी में ही इन दोनों की मुलाकात हुई थी कत्रिया साल में, ठीक है। तो ये अपन को याद रखना है, मीराबाई, जाम्बोजी, जसनाथ जी। एक दादू जी, वो भी इसी अवधि में आ रहा है ना, दादू जी इस अवधि में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, अकबर के समकालीन, ठीक है। चलो, दादू जी के उपदेश, तो ये सारे याद रखने हैं, ये किस अवधि के हैं, यानी कि संतों ने जो उपदेश लिखे हैं ना वो सारे किसके हैं। तो ये काल कौन सा कहलाएगा आपका, भक्ति। आप देखो रटो मत, साहित्य को यूं समझने की कोशिश करो, नाम तो रखना पड़ेगा किसने कौन सा लिखा है, लेकिन मोटा मोटा ये समझो कि कौन सा काल चल रहा है। तो उस समय कैसी स्थिति रही, बाहरी आक्रमण हो रहे थे, हिंदू जो है वो परिवर्तित हो रहे थे, तो इनको लगा कि हम हमारे धर्म के प्रति अगर अटल रहेंगे तो क्या नहीं होगा, धर्मांतरण नहीं होगा, बहका नहीं पाएगा कोई। तो धर्म के प्रति अटल रहने के लिए जो साधु संत थे, जो बड़े बड़े संत थे, उन्होंने क्या चलाया, भक्ति आंदोलन। तो भक्ति के ऊपर जो ग्रंथ लिखे गए वो ग्रंथ कौन सी अवधि के, तो बड़े बड़े कौन है उसमें, मीराबाई उसी अवधि की है। 1498 के आसपास में जन्म है, अपन ने पढ़ा है मीराबाई, यानी कि लगभग राणा सांगा के समकालीन इसी अवधि में आती है। जाम्बोजी आपको पता ही है, सिकंदर लोधी की बात करी थी अपन ने, इधर भी लोधी वंश के समकालीन है। जसनाथ जी भी। दादू पंत की बात करी जब अकबर के आसपास, तो अकबर की भी अवधि यही है। तो ये तो बड़े बड़े संत हो गए। फिर कुछ इतिहासकार हैं जिन्होंने, मालदेव इस अवधि का है, ठीक है। आपके सूर सिंह अकबर के समकालीन है, इस अवधि का है, ठीक है। सायाजी झूला इसी अवधि में। पृथ्वीराज राठौर, इसको ही तो अकबर ने दिया था गागरोन का किला, तो ऐसे याद रहेंगे ना। तो भाई इस भक्ति काल के टाइम पे ही अकबर है। चलिए ठीक है, अगली बात देखते हैं। तीसरा जो आ जाएगा, अब आ गया था सब थोड़ा बहुत शांति काल, यानी कि अब संधियां हो गई थी, तो अब जो लिखे गए ना वो नैतिक मूल्यों पर ज्यादा लिखे गए, मॉरलिटी पे ज्यादा ग्रंथ लिखे गए कि क्या होना चाहिए, श्रृंगार पे ज्यादा ग्रंथ लिखे गए। पहला वीर रस, फिर भक्ति रस, और अब लेखन कैसा होगा, अब लेखन होगा आपका श्रृंगार रस पे। ये क्या कहलाएगा, यह कहलाता उत्तर मध्यकालीन इतिहास या उत्तर मध्यकालीन साहित्य। उत्तर मध्यकालीन साहित्य की अवधि क्या है, उत्तर मध्यकालीन साहित्य की अवधि है 1650 ईस्वी से लेकर और 1850 ईस्वी तक, ठीक है। इसमें जो विषय है जिस पर ज्यादा ग्रंथ लिखे गए वो विषय कौन सा है, वो है श्रृंगार रस, ठीक है, या फिर नैतिक मूल्यों पर। रीति काव्य ज्यादा लिखे गए, ठीक है। ये इस समय लिखे गए, कारण क्या था, ये शांति काल था। लगभग जिसने अधीनता स्वीकार करनी थी उसने कर ली थी। ये शांति काल था, युद्ध तो हुए थे ऐसा नहीं है। आप देखो इसी अवधि के अंदर एक बड़ा जो है शासक आएगा, कौन, औरंगजेब, लेकिन फिर भी इस समय जो है लगभग, हाँ वो ईशा हसरी है क्या, राज सिंह बोला, हाँ एक बड़ा नहीं,
नहीं, ऐसा नहीं है। धर्मांतरण अपन के बीच में धर्मांतरण जो शुरुआत में हुआ ना, उतना बाद में नहीं हुआ। औरंगजेब की जरूर एक आदमी की सोच हो सकती है वैसी कि वो कट्टर सोच का था, लेकिन बाकी का जो धर्मांतरण है वो मेनली जब मुस्लिम सत्ता स्टार्ट हुई ना, वहां से वो आकर यहाँ सेटल्ड हुई, तब जो जितना धर्मांतरण होना था वो लगभग हो चुका था। अब इस समय तो मंदिरों को तो जरूर इस समय तोड़ा गया, परंतु कई राजा जो है वो ऊपर क्या है, पर ये इतना बड़ा युद्ध का काल नहीं था। इस समय कई जगह संधियां हो चुकी थी, और औरंगजेब से पहले आप जानते हो जहांगीर से कई संधियां हो चुकी थी, तो उस समय शाहजहां के साथ कई संधियां हो चुकी थी। तो ये जो था संधि का के बाद कई संधियां हो गई। हाँ, अकबर का जो एरा है ना, उसके बाद से संधियां होनी शुरू हुई। ये लगभग शांति का काल कहा जाता है। इसमें श्रृंगार रस, नैतिक मूल्य और रीति काव्यों पर ज्यादा ग्रंथ लिखे गए। तो आपका मेन विषय क्या है? श्रृंगार रस याद रखना, ठीक है। और इसमें जो है उसमें मेन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है राजिया रसोल्ठा, कि राजिया रसोल्ठा जो है वो कब, बार बार आपको बता दिया किसने लिखा है? कृपाराम। और कहां से? ये किसके थे? राव राजा, सीकर के राव राजा, क्या नाम था? लक्ष्मण सिंह के दरबारी। ये बार बार बता दिया, लक्ष्मण सिंह के दरबारी अपने सेवक को संबोधित करते हुए, सेवक राजिया को संबोधित करते हुए, सेवक राजिया को संबोधित कर लिखा। तो किसको संबोधित करके लिखा इन्होंने? राजिया को संबोधित करके लिखा राजिया। सोरठा को यहाँ अगर आपको डिफाइन करना हो तो कर देना यह छंद, क्योंकि यहाँ आगे अब सोरठा की बात और नहीं, ये छंद का रूप है। ठीक है, दोहा का उल्टा रूप है, दोहा उल्टा रूप। इसका प्रथम व तृतीय चरण में, प्रथम व तृतीय चरण में 11 मात्राओं का प्रयोग, और दूसरे व चौथे चरण में 13 मात्राओं का, यानी सोरठा ग्रंथ अगर आपसे पूछे ना, और भी बहुत सारे सोरठे हैं, तो किस किसने अगर आपसे पूछे कि सोरठा ग्रंथ का जो है ना, और सोरठा किसकी विशेषता है? डिंगल शैली की। मैंने आपको दिखाया भी था डिंगल की विशेषता क्या है? छंद, सोरठा, मांड राग, ये सब डिंगल की शैलियां। तो सोरठा ग्रंथ जो है वो ज्यादा कब लिखा गया? वो लिखा गया इसमें कृपाराम खेड़िया, वास्तविक नाम इनका जगमाल था, मैंने लिखा रखा, और अपने सेवक राजिया को संबोधित। ये ग्रंथ जो है ना, ये किस पर आधारित है? ये नैतिक मूल्यों की बात करता है, नैतिक मूल्यों पर आधारित है, नैतिक मूल्यों पर आधारित। तो नैतिक मूल्यों पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? तो वो है राजिया रसोल्ठा। एक और है इसमें, इसी एरा में एक सवाल और पूछा जाता है, वो भी लिख देता हूँ। रघुनाथ दीपक एक ग्रंथ है मंचाराम का, वो भी इसी एरा का है, रघुनाथ दीपक। रघुनाथ दीपक वो भी किस एरा का है? वो भी इसी एरा का है। क्या नाम है? अपने श्रृंगार रस में रघुनाथ। ये भी नैतिक मूल्य पर मंचाराम का। तो ये मेन है। सोरठा ग्रंथ कब लिखे गए? तो उत्तर मध्यकालीन युग में लिखे गए। सीकर के राव राजा लक्ष्मण सिंह के दरबारी कृपाराम खेड़िया द्वारा लिखा गया। अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए ग्रंथ लिखा। सोरठा क्या होता लिख दिया, और ये ग्रंथ नैतिक, मतलब पहला अपना जो था वो वीर रस पर लिखा गया, दूसरा भक्ति रस पर, तीसरा कौन सा हो जाएगा? अब चौथा जो है ना काल, वो आधुनिक काल है, उसमें मिक्स में लिखे गए विविध विषयों पर, जिसमें एक विषय आप बोल सकते हो कि राष्ट्रवादी लेखन हुआ यहाँ पर। तो वो उसमें कौन कौन से वो देख लेते हैं। राष्ट्रवादी लेखन किसने ज्यादा किया? तो उन इतिहासकारों के नाम लिखूंगा यहाँ पर से, उनको अलग से जब विशेष साहित्यकार पढ़ेंगे तो उनकी डिटेलिंग लिखनी है। तो बार बार क्या उनके ग्रंथ यहाँ लिखने से मतलब नहीं है, सिर्फ उनके नाम लिखूंगा, ठीक है। कौन है? यह आपका है आधुनिक साहित्य। इससे आपका सिर्फ मेरे हिसाब से एक ही सवाल आएगा, वो क्या आएगा? आपसे मिलान करवाएगा। इधर तो रखेगा प्राचीन साहित्य, मध्यकाल, इधर आपसे टाइमिंग मिलान कराएगा। तो बस मेन है टाइमिंग वाले सवाल आएगा। तो आधुनिक साहित्य काल ये कौन सा है? 1850 ईस्वी से अब तक, ये वाला काल। इस काल में विषय जो वस्तु है, वो विषय वस्तु जो है वो विविध विषयों पर,
विविध यानी मिसलिनियस, विविध विषयों पर लेखन। मुख्यतः राष्ट्रवादी भावना का लेखन। तो इसको अपन राष्ट्रवादी काल कह सकते हैं क्या? राष्ट्रवादी काल पहला था आपका वीर गाथा काल, फिर भक्ति काल, फिर श्रृंगार काल, और फिर कौन सा आ जाएगा? राष्ट्रवादी काल। यानी इसमें राष्ट्रवादी भावना से ओतप्रोत ग्रंथ लिखे, और यानी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो लिखा गया ना, उनमें 3 इतिहासकारों का मेनली नाम आता। अपन ने जब 1857 की क्रांति पढ़ी तब भी इनकी बात करी थी। एक नाम था बाकीदास आसिया, इनकी पूरी डिटेलिंग आगे अपन पढ़ेंगे क्योंकि ये बार बार आएंगे ना, ठीक है। तो इनको तो अलग से बड़े मॉडर्न साहित्यकारों में भी इनका तो अपन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो बाकीदास आसिया याद रखना, एक सूर्यमल मिश्रण, ये सूर्यमल मिश्रण है, ये बूंदी से संबंध रखते हैं, और एक है शंकरदान सामोर। इन तीनों ने अपना लेखन लिखा है। आप सब जानते हो बाकीदास आसिया का एक फेमस गीत था, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। इन्होंने अंग्रेजी शासन का विरोध करते हुए जोधपुर के राजा मान सिंह के दरबारी विद्वान थे। इनके तो बहुत सारे ग्रंथ हैं। इन्होंने एक बाकीदास रे ख्यात भी लिखी है, जो अपन पढ़ेंगे आज अगर ख्यात का टाइम मिला तो। बाकी इनके तो ग्रंथ बहुत फेमस है, जिसमें मान जसो मंडन, नीति मंजरी इनका एक ग्रंथ है, दातार बावनी एक ग्रंथ है, कवि 32 है, सिंह 36 है, सिंहासन 36, ये सारे इनके ग्रंथ है। सूर्यमल मिश्रण को कौन नहीं जानता? बूंदी के अरना गांव में जन्म है, राम सिंह सेकंड के दरबारी विद्वान है, और 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले ये व्यक्ति हैं। इन्होंने वीर सतसई 702 का जो ग्रंथ लिखा था, किस पर? 1857 की क्रांति पर, जिसमें अपन ने वो उक्ति भी पढ़ी है, कौन सी? हाँ, इलाना देनी आपनी हालरियो बोल रहा है, पूत सिखावे पालने मरेन बड़ा। इनके अलावा भी इनके खूब ग्रंथ है, जिसमें अपन ने सती रासों की बात करी होगी, बलवंत विलास की बात करी होगी, छंद मयूर की बात करी होगी, ठीक है। अपन हाँ बहुत सारे इनके ग्रंथ है, और वंश भास्कर है इनका एक फेमस ग्रंथ जिसमें बूंदी गई। शंकरदान सामोर की अपन बात करेंगे, इनके बारे में भी अपन को पढ़ना है। ये आधुनिक इतिहासकारों में संग्रह, इन्होंने भी मतलब आलोचना करी है। तो इनका भी एक गीत मैंने लिखा है था, कौन सा गीत था? मुलकरा मीठा ठग। अंग्रेजों को इन्होंने क्या बोला था? मुलकरा मीठा ठग। तो इनके बारे में भी अपन, शंकरदान सामोर के बारे में भी, देश दर्पण वगैरह, ठीक है। तो ये सारा अपन पढ़ेंगे। अब अपना ये काल हो गया। अब आपको किस हिसाब से बांटे? ये तो मैंने बांटा अवधि के हिसाब से। अब मोटा मोटा जो अपन साहित्य पढ़ेंगे वो कैसे पढ़ेंगे? एक होगा आपका चारण साहित्य, जिसमें आप ख्यात, रासो, वेली और भी जो वचनिका इत्यादि होता है वो आप पढ़ेंगे चारण साहित्य। एक होता है फारसी साहित्य, जो फारसियों ने जो साहित्य लिखा, जैसे आईने अकबरी हो गया, ताजुल मासिर हो गया, इन ग्रंथों के बारे में अपन पढ़ेंगे। एक साहित्य आपका हो जाएगा जो जैनों ने लिखा है, वो कहलाएगा आपका जैन साहित्य। आई बात समझे? एक आपके द्वारा जो लिखा गया है, जो अंग्रेजियों ने लिखा गया है, उनका जो इंग्लिश वाला जो साहित्य है, जो विदेशी इतिहासकारों ने जो यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा अपन कर लेंगे। क्लियर है? तो अपन सबसे पहला जो पढ़ेंगे वो कौन सा है? चारण साहित्य। कौन सा है? क्लासिफाई करूं क्या? ये यूं ही लिखते लिखते ही हो जाएगा, ठीक है। लिख देता हूं एक बार। कौन कौन सा? अपन अब बात कर रहे हैं जाति या समुदाय या धर्म के आधार पर। साहित्य के प्रकार वो अवधि के आधार पर था। इसमें कौन कौन सा पढ़ेंगे अपन? एक पढ़ेंगे चारण साहित्य, क्या हुआ? एक आपका हो जाएगा चारण साहित्य के अलावा जैन साहित्य, फारसी साहित्य, विदेशी साहित्य, एक अन्य में डाल देंगे, और भी कुछ होगा तो उसको एक्स्ट्रा में डाल देंगे, ठीक है। तो अपना ये साहित्य है, ये अपन को याद रखना। अब इसमें से सबसे पहला हेडिंग डाल दो आप चारण साहित्य, और चारण साहित्य में पहली हेडिंग डाल दो आप ख्यात। पहला आप डाल दो चारण साहित्य, बाकी का मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। हाँ देखो,
चारण साहित्य, जैन साहित्य, फारसी साहित्य, विदेशी साहित्य, अन्य, इनको अपन पढ़ेंगे। चारण में मतलब वो आ गया, चारण भाटों का पूरा साहित्य आ गया। चलिए ठीक है। अब जो चारण साहित्य, इसमें अपन जो वर्गीकरण करेंगे उसमें सबसे पहला है आपका ख्यात। अब ख्यात तो नाम से ही क्लियर है। ख्यात का अर्थ क्या होता है? ख्यात का अर्थ होता है ख्याति। ख्यात का अर्थ क्या होता है? ख्याति। ख्याति का मतलब क्या होता है? प्रसिद्धि, किसी को फेमस करना, प्रसिद्धि दिलाना। अब आप बोलोगे सर ख्यात में क्या लिखेंगे? कोई वंश है, उसकी पूरी डिटेलिंग अगर कहीं आएगी तो वो कहाँ आएगी? ख्यात में। एक इतिहासकार है गोपीनाथ शर्मा, वो कहते हैं कि ख्यात, हाँ गोपीनाथ शर्मा हर जगह कुछ ना कुछ तो कहते हैं, और गोपीनाथ शर्मा ने बोला कि ख्यात क्या है? किसी वंश विशेष की, किसी राजवंश विशेष की पूरी पीढ़ियों की जानकारी, उनके जीवन और मरण की, यानी जन्म और मरण के तिथियों की जानकारी, उनके विशिष्ट उत्सव जो होते हैं उनके तिथियों की जानकारी, या उसी वंश में कोई विशेष व्यक्ति हुआ है तो उसके बारे में विशेष विवरण जो है उसकी जानकारी। मतलब कोई वंश है, उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी नाम आएंगे ख्यात में, अगर उन ख्यात में कौन कब जन्मा है, कब किसका राज्याभिषेक हुआ है, कब किसके कितने बेटे हुए हैं, कैसे वो वंश आगे बढ़ा, वो पूरी डिटेलिंग, कब उनकी मृत्यु हुई, कहाँ उनकी मृत्यु हुई, उनके पीछे सती कौन हुई है, उनके समय में सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था क्या चलती थी उसकी जानकारी, साथ ही साथ उनके अलावा उस वंश में अगर कोई बड़ा नाम हो गया जैसा महाराणा प्रताप जैसा या मालदेव जैसा, तो उसके बारे में उसके द्वारा किए गए विशेष कार्यों की जानकारी। ये जो जानकारी होती है वो क्या होती है? ख्यात होती है। तो ख्यात उस वंश को क्या दिलाती है? प्रसिद्धि दिलाती है। ख्यात समझे? ख्यात जो होती है हमेशा किसमें लिखी जाती है? गद्य साहित्य में। ख्यातों की जो कला है वो किसकी? चारणों की कला। और ख्यात किसमें लिखी जाती है? गद्य साहित्य में लिखी। इसका प्रचलन 16वीं से 17वीं शताब्दी के बाद शुरू हुआ। और ख्यात में जो 4-5 ख्यात है अपन को पढ़नी है। सबसे मेन ख्यात है मूणोत्तरैण श्री ख्यात। आई बात, इन थोड़ी सी बातों को अपन लिख देते हैं कि ख्यात जो होती है हमेशा किसमें लिखी जाती है? गद्य साहित्य में। गद्य साहित्य में इसका लेखन होता है। दूसरा, इसका लेखन जो है वो 16वीं व 17वीं सदी से शुरू। चारण साहित्यकारों द्वारा डिंगल शैली में ठीक है, डिंगल शैली में। और ये गोपीनाथ शर्मा का अपन कथन पढ़ लेते हैं, गोपीनाथ शर्मा का। और गोपीनाथ शर्मा का ख्यात के बारे में जो कथन है उस कथन को पढ़ लेते हैं। ख्यात क्या है? ये गोपीनाथ शर्मा बड़े अच्छे से बता रहे हैं कि ख्यात का अर्थ किसी वंश की पीढ़ियों, उनके जन्म मरण की तिथियों, विशेष घटनाओं के विवरण तथा वंश के व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों का उल्लेख। तो ख्यात क्या होता है? मोटा मोटा आप समझ लो। ख्यात का शाब्दिक अर्थ है ख्याति। ख्याति का मतलब है प्रसिद्धि, यानी किसी राजा की प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए चारणों की आदत थी। क्या करते थे चारण साहित्यकार? अतिशयोक्ति में लिखे गए। ये भी एक बड़ी आदत। अतिशयोक्ति यानी पूर्ण प्रशंसा, ठीक है, अधिक प्रशंसा, मतलब अधिक प्रशंसा में लिखे गए। अतिशयोक्ति में जो लिखे गए वो होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ख्यात। ये गद्य साहित्य में लिखे जाते हैं। 16वीं और 17वीं शताब्दी से जो इसकी शुरुआत मानी जाती है। चारण साहित्यकारों ने ख्यात लिखी है। डिंगल शैली यानी मारवाड़ी भाषा में ख्यात देखने को आपको मिलेगी। और गोपीनाथ शर्मा का ख्यात के बारे में कथन क्या है?
ख्यात का अर्थ किसी वंश की पीढ़ियों, उनके जन्म मरण की तिथियों, विशेष घटनाओं के विवरणों और वंश के व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के बारे में लेखन करना ही क्या कहलाता है? ख्यात। कंफ्यूज मत होना, यही वो लैंग्वेजेस हैं जो आप कह रहे हो ना, वर्गीकरण। ख्यात क्या होती है, वेली क्या होती है, ये एक टाइप की डेफिनेशन है जो आपको किसने दे दी है? गोपीनाथ शर्मा ने। क्लियर है? चलो, यानी कि किसी राजा के द्वारा किए गए जो कार्य हैं, उसके वंश द्वारा किए गए कार्यों का अतिशयोक्ति में किया गया बयान या बखान, उसी को क्या कहा जाता है? ख्यात। अब ख्यातों में अपन को कौन सी ख्यात पढ़नी है? अपन को एक तो पढ़नी है नैनसिरी ख्यात। कौन सी पढ़नी है? नैनसिरी ख्यात। आप सबको नैनसिरी ख्यात के बारे में पूरी डिटेलिंग पता है, कुछ नया चीज नहीं है। वही नैनसिरी ख्यात का लेखन किसने किया? मूणोत नैंसी ने। मूणोत नैंसी का संबंध कहां से है? संबंध है मारवाड़ से। जाति कौन सी है? नैंसी की जाति है ओसवाल। और पिता इनके कौन थे? पिता इनके थे जयमल। और ये जयमल कौन थे? जयमल मारवाड़ के गद सिंह के दरबारी थे। गद सिंह के दरबारी विद्वान। गद सिंह जी तो थे मारवाड़ के शासक, उनके दरबारी विद्वान थे जयमल। ठीक है, ये कौन किसके पिता हैं? मूणोत नैंसी के। नैंसी के जो उपनाम है, एक नैंसी का उपनाम है बहुत फेमस है, वो क्या कहलाता है? नैंसी का जो उपनाम है वो कहलाता है राजपूताने का, क्या कहलाता है? अबुल फजल। राजपूताने का अबुल फजल। किसने कहा? ये नाम किसने दिया? मुंशी देवी प्रसाद। ये बार बार पूछा जाता है, मुंशी देवी प्रसाद ने। राजपूताने का अबुल फजल, इनको किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने। एक और व्यक्ति आता है जिसका नाम आता है डॉक्टर कानूनगो। इनका कथन भी याद रखना, डॉक्टर कानूनगो। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि जो नैनसिरी ख्यात है ना, नैनसिरी ख्यात वो केवल इतिहास नहीं बताती, केवल ऐतिहासिक नहीं है, ऐतिहासिक नहीं है, बल्कि तत्कालीन समय की सामाजिक व आर्थिक घटनाओं का भी बखान करती है। सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक घटनाओं, मेले त्योहारों का सुंदर उल्लेख करती है। तो क्या बोला कि नैनसिरी जो ख्यात है वो केवल इतिहास ही नहीं बताती किसी वंश का, बल्कि वो क्या बताती है? उस समय की समाज में क्या स्थिति थी, क्या सामाजिक भेदभाव होता था या नहीं होता था, कौन कौन सी जातियां चलती थी, साथ ही साथ उस समय क्या कौन से सिक्के प्रचलन में थे, तो यानी आर्थिक स्थिति क्या होती थी, किस प्रकार से खाना जो है वो खरीदा जाता था या बेचा जाता था, फसल कैसे खरीदे जाए, आर्थिक स्थिति, साथ ही साथ उसी समय जो है वो सांस्कृतिक स्थिति क्या थी उसका भी सुंदर बखान करती है, यानी मेले त्योहारों का जो होता है वो अच्छे से वर्णन। ये कौन बोला है? और इस कानूनगो ने क्या बोला कि मेरे हिसाब से नैंसी जो है वो अबुल फजल से भी श्रेष्ठ है। नैंसी जो है वो अबुल फजल से अधिक योग्य। तो किसने नैंसी को जो है अबुल फजल से अधिक योग्य माना है? तो किसने माना है? कानूनगो ने। दो बातें यहाँ पर क्लियर होती है कि नैंसी है कौन। मूणोत नैंसी का संबंध मारवाड़ जोधपुर से है, ओसवाल परिवार में जन्म हुआ है, पिता जयमल राठौड़ जो मारवाड़ के गज सिंह के दरबार में रहते थे। नैंसी को जो है राजपूताने का अबुल फजल कहा है मुंशी देवी प्रसाद ने। अच्छा लेखन लिखा है इन्होंने, जिस प्रकार अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखा है उसी प्रकार से इन्होंने कौन सा लिखा है? नैनसिरी ख्यात लिखा है। तो उसी इसके अलावा एक और इतिहासकार है डॉक्टर कानूनगो, वो कहते हैं कि जो नैनसिरी ख्यात है वो केवल इतिहास ही नहीं बताती, बल्कि क्या क्या बताती है? तत्कालीन समय की सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक स्थितियों का भी, मतलब मेले और त्योहारों का, उत्सव व त्योहारों का भी सुंदर वर्णन कौन कर रहे हैं? तो वो नैंसी कर रहे हैं अपने ग्रंथों के माध्यम से।
एक बात अपन को और यहाँ पर पता रखनी है, पहले नैन्सी की पूरी बात पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में नैन्सी जो है वो खुद किसके दरबारी थे? नैन्सी जो है वो मारवाड़ के शासक, मारवाड़ के जसवंत सिंह के दरबारी, मारवाड़ के जसवंत सिंह प्रथम, जसवंत सिंह प्रथम के क्या है? दरबारी है। ठीक है, और जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी है। जसवंत सिंह ने इनको मारवाड़ का दीवान बनाया था। जसवंत सिंह के समय ये क्या थे? मारवाड़ के दीवान थे, यानी प्रधानमंत्री थे। अब देखो कभी एग्जामिनर ऐसे नहीं पूछते, लेकिन फिर भी पूछ लेना कि मोनोद नैन्सी का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो मोनोद नैन्सी का पहला उल्लेख जसवंत सिंह के टाइम पे नहीं मिलता, बल्कि उनके पिता गज सिंह के टाइम पे मिलता है। कुछ समय इन्होंने गज सिंह के अंडर काम किया, लेकिन जो इन्हें ख्याति मिली ना, वो कब मिली? जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में। जसवंत सिंह के यहाँ पर आए, इनके समय में इन्होंने क्या लिखी? एक ख्यात लिखी, वो नैन्सी की ख्यात बहुत फेमस हो गई। इनका जन्म हुआ था 1610 ईस्वी में और इनका देहांत हुआ है 1670 ईस्वी में। और इन्होंने, इनका जो अंत है वो अच्छा नहीं रहा। अंत क्या अच्छा नहीं रहा? इनको आत्महत्या करनी पड़ी, सुसाइड करना पड़ा। अब आप बोलोगे बढ़िया से जी रहे थे, क्यों सुसाइड किया? तो जसवंत सिंह जो है उन्होंने इनको अंतिम समय में इन पर गबन का आरोप लगाया, गबन का आरोप लगाया और जेल में डाल दिया। औरंगाबाद में थे उस समय, औरंगजेब के अभियान के लिए औरंगाबाद गए हुए थे, महाराष्ट्र औरंगाबाद, वहां पर इनको जेल में डाल दिया। किसको? नैन्सी को। नैन्सी व उनके भाई, नैन्सी व उनके भाई सुंदरदास, उनके भाई सुंदरदास दोनों को क्या कर दिया? जेल में डाल दिया महाराष्ट्र में। और बाद में वहीं पर इन्होंने क्या कर दी? आत्महत्या कर दी, जहाँ पर इन दोनों भाइयों ने क्या कर दी? आत्महत्या। तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान होनी चाहिए। पहले नैन्सी के ख्यात से पहले थोड़ा सा मोनोद नैन्सी के बारे में चर्चा कर ली, क्योंकि ख्यात अगर पूछी जाएगी तो मोस्ट चांसेस हैं कि नैन्सी वाली ख्यात से ही सवाल आए। क्लियर है? हाँ? गबन मतलब फॉर्जरी, मतलब आपने धोखाधड़ी कर दी, मतलब आपने चीट किया। गबन कर दिया मतलब आपको किसी प्रधानमंत्री बनाया, आपको राजकोष दे दिया, आपके हवाले कर दिया, लेकिन आपने उसमें से पैसे चोरी कर दिए। गबन मतलब चोरी करना एक टाइप का। एक इंग्लिश वर्ड होता है एम्बेजलमेंट, शायद जितना मैं यार सोच पा रहा हूँ यही वर्ड होता है एम्बेजलमेंट। इसका मतलब होता है गबन। तो इन्होंने क्या कर दिया? गबन कर दिया था। मोनोद नैन्सी जो है 1610 के अंदर जन्म हुआ इनका। पिता इनके जयमल मारवाड़ के गज सिंह के दरबार में थे, ये भी बड़े हुए, गज सिंह के दरबार में आ गए। पहला उल्लेख इनका गज सिंह के दरबार में मिलता है, परंतु प्रतिभा अच्छी थी तो गज सिंह के बेटे ही जसवंत सिंह के दरबार में आ गए, प्रधानमंत्री की पोस्ट पे आ गए, अच्छा काम किया, अच्छे ग्रंथ लिखे। तो इनके समकालीन लोगों ने इन्हें राजपूताने का अबुल फजल से इनकी तुलना कर ली, और कुछ लोग तो कहते हैं अबुल फजल से भी क्या है? अधिक योग्य है। इन्होंने जो लेख लिखा है, इन्होंने जो ख्यात लिखी है, वो सिर्फ ऐतिहासिकता का ही वर्णन नहीं करती, उस समय का इतिहास ही नहीं बताती, बल्कि तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक गतिविधियां, सांस्कृतिक गतिविधियों का भी क्या करती है? बखान करती है। उस समय के उत्सव त्योहारों का भी सुंदर क्या करती है? बखान करती है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे नैन्सी की ख्यात, क्या क्या विशेष याद रखना है इससे। ये तो थोड़ा मोनोद नैन्सी के बारे में पढ़ लिया। नैन्सी की ख्यात का लेखक तो हो गया सा मोनोद नैन्सी, ठीक है। अब इससे फैक्ट क्या क्या याद रखना है आपको? मोनोद नैन्सी तो हो गया। मोनोद नैन्सी की ख्यात के लिए एक पॉइंट तो आपको याद रखना है, राजस्थान की सबसे प्राचीन व विश्वसनीय ख्यात, राजस्थान की सबसे प्राचीन व विश्वसनीय, इस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया जाता है, सबसे विश्वसनीय ख्यात मानते हैं इसको, और सबसे पुरानी भी। मतलब अगर राजस्थान की पहली ख्यात भी बोले तो भी यही है, पुरानी भी बोले तो भी यही है, और सबसे विश्वसनीय ख्यात भी यही है। इसमें नैन्सी ने क्या किया? नैन्सी ने राजपूतों की 36 शाखाओं का उल्लेख किया। कितनी शाखाओं का? 36 शाखाओं का उल्लेख। तो ये भी याद रखना कि नैन्सी की ख्यात में राजपूताना की कितनी शाखाओं का उल्लेख है? 36 शाखाओं का उल्लेख। अगर आपसे पूछे कि इस ख्यात की विषय वस्तु क्या है, तो विषय वस्तु इसकी क्या है? मारवाड़ के राठौड़ों का इतिहास, मारवाड़ के राठौड़ों का इतिहास। किसका इतिहास है इसमें? मारवाड़ के राठौड़ों का जो है वो इतिहास है। मुख्य विषय वस्तु तो जो है वो मारवाड़। अगर अन्य भी पूछे तो अन्य भी है इसमें। अन्य किस किस का इतिहास है इसमें? इसमें मालवा, इसमें काठियावाड़, इसमें मेवाड़,
आमेर, डूंगरपुर यानी वागड़ लिख देता हूँ मैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, बीकानेर आदि का भी इतिहास है। मतलब इतनी बड़ी ख्यात है आदि का इतिहास। इन्होंने उस समय समकालीन कई जगहों का इतिहास लिखा है। राजपूतों की 36 शाखाओं का उल्लेख किया है, बाटी, राठौर, चौहान, देवड़ा इत्यादि, मेवाड़ की गुहिल, आमेर के कछवा, अन्य 36 शाखाओं का इन्होंने क्या किया, उल्लेख किया। और इन्होंने मेन तो मारवाड़ के राठौड़ों का इतिहास लिखा, इसके अलावा मालवा, काठियावाड़, मेवाड़, आमेर, वागड़, सिरोही, बीकानेर आदि का इतिहास भी जो है वो इन्होंने लिखा है। इन्होंने जो ये इतिहास लिखा है ना, इस नैनसी ख्यात की जो तुलना की जाती है वो की जाती है बाबरनामा से। नैनसी ख्यात की तुलना किससे की जाती है? बाबरनामा से नैनसी ख्यात की क्या की जाती है? तुलना की। नैनसी के ख्यात को प्रसिद्धि किसने दिलाई? नैनसी ख्यात को प्रसिद्धि दिलाने वाला व्यक्ति है मुरारीदान। ठीक है, मुरारीदान के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, नैनसी ख्यात को प्रसिद्धि दिलाई किसने? मुरारीदान ने। नैनसी ख्यात का जो हिंदी अनुवाद हुआ, हिंदी अनुवाद, नैनसी ख्यात का हिंदी अनुवाद किया, वो किया राम नारायण दुग्गड़ ने। राम नारायण दुग्गड़, ठीक है। तो नैनसी ख्यात जो है वो राजस्थान की सबसे प्राचीन व सबसे विश्वसनीय ख्यात है। नैनसी ख्यात की विषय वस्तु क्या? मारवाड़ के राठौड़ों का इतिहास है। नैनसी ख्यात की तुलना बाबरनामा से की जाती है। नैनसी ख्यात को प्रसिद्धि मुरारीदान ने दिलाई। नैनसी ख्यात का हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद किसने किया है? हिंदी अनुवाद इनका किया राम नारायण दुग्गड़ ने, ये भी याद रखना। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो एक विशेषता और है, नैनसी ख्यात में ह शब्द का कहीं पर प्रयोग नहीं है। इस ख्यात में ह शब्द का प्रयोग नहीं। ह शब्द का अक्षर वैसे होता है, शब्द लिख देता हूँ, ह शब्द का प्रयोग नहीं है। ठीक है, कहीं पर एक याद रखना, नैनसी जो ख्यात है ना, नैनसी ख्यात तो इसमें गई फिर एक तो हाँ क्या हुआ, ठीक है, एक तो ये प्रयोग नहीं है। इसने 8 दिशाओं का उल्लेख किया है, 8 दिशाओं का, मतलब 8 दिशाएं कैसे? वही वाला उत्तर, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इसके बीच में जो दिशा होगी वो उत्तर पूर्व, इस टाइप से टोटल 8 दिशाओं का इसने स्थान को अच्छे से समझाने के लिए 8 दिशाओं का उल्लेख किया है। स्थानों को अच्छे से समझाने के लिए, स्थानों को समझाने के लिए। ठीक है, तो ये बातें कुछ आप याद रख लेना नैनसी ख्यात से। और भी बातें तो खूब है लेकिन मोटी मोटी है, बाकी मैं आपको बोल के बता देता हूँ कि क्या क्या है। नैनसी ख्यात में जो है न केवल इतिहास की बल्कि उस समय तत्कालीन समय के समाज की और भौगोलिक स्थिति, मतलब नैनसी ने इस क्षेत्र में बहने वाली नदियों, उन नदियों की लंबाइयों, उन झीलों की स्थितियों का उल्लेख भी किया। साथ ही साथ उस समय कैसे विवाह होते थे, उन विवाहों का उल्लेख, किस तरीके से उत्सव मनाए जाते थे उनका उल्लेख, उस समय भूमि के मापन कैसे होते थे, उन सब चीज़ों का उल्लेख किसने किया है? नैनसी ने अपनी। इस नैनसी की ख्यात में भी 2 भाग है। पहले भाग को तो नैनसी ख्यात कहते हैं, दूसरे भाग को कहते हैं मारवाड़ रे परगनाई विगत। तो ये पहला भाग अपन ने पढ़ा, लिखा किसने है? मुहम्मद नैनसी ने। राजस्थान की सबसे प्राचीन, सबसे विश्वसनीय ख्यात कहलाते हैं। इसमें राजपूतों की टोटल 36 शाखाओं का उल्लेख किया है, जिसमें अपने पास जैसे मोटे मोटे देखें तो राठौड़ हो गए, बाटी हो गए, चौहान हो गए, गुहिल हो गए, कछवा हो गए, ठीक है, ये खंगारोत हो गए, इस टाइप से जो बड़ी बड़ी शाखाएं हैं उन सारी शाखाओं का उल्लेख किया। अपने प्रतिहार हो गए, परमार हो गए, चालुक्य हो गए। और विषय वस्तु की बात करें तो मारवाड़ के राठौड़ों का जो है वो क्या लिखा है इन्होंने? इतिहास, जिसमें इन जगहों का इतिहास भी इन्होंने सम्मिलित, लेकिन मेन किस पर फोकस है? मारवाड़। इसको बाबरनामा से तुलना प्रसिद्धि दिलाई थी। बाद में इसको सूर्यमल मिश्रण का एक दत्तक पुत्र था मुरारीदान, बाद में आगे चर्चा करेंगे, उन्होंने इसको प्रसिद्धि दिलाई। हिंदी अनुवाद इसका राम नारायण दुग्गड़ ने किया। इस ख्यात में ह शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं है। स्थान विशेष को अच्छे से, कि मालवा किस तरफ है, तो स्थान विशेष को अच्छे से समझाने के लिए इन्होंने टोटल 8 दिशाओं का जो है वो उल्लेख इसमें किया। ये आपको याद रखना। एक लास्ट और देख लो, मारवाड़ के परगनारी विगत, क्योंकि नींद आ रही है बाबा, है ना? साहित्य बढ़िया, क्या साहित्य अच्छा है कि नहीं? प्रजामंडल से अच्छा, चलो बढ़िया, ठीक है। नहीं वैसे अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं।
अगली बात आती है अपने पास में इसी का सेकंड भाग मारवाड़ रे परगना री विगत। ठीक है, मारवाड़ रे परगना री विगत ये भी किसने लिखा है? मोनोद नैन्सी ने, उसी का दूसरा भाग है। ठीक है, मोनोद नैन्सी ने। इसकी तुलना जो है वो की जाती है आईन अकबरी से। इसकी तुलना किससे की जाती है? आईन अकबरी से। अबुल फजल का ग्रंथ है आईन अकबरी, पहले भी लिखा है आपने। इस मारवाड़ में परगना री विगत के उपनाम क्या क्या है? इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एक तो गांवारी ख्यात, गांव की ख्यात, गांवारी ख्यात। इसे राजस्थान या जोधपुर का गजेटियर कहते हैं। इसे सर्व संग्रह भी कहा गया, बड़ा, अधिक बड़ा होने के कारण सर्व संग्रह, अधिक बड़ा होने के कारण। इसमें क्या उल्लेख है? विषय वस्तु क्या है इसकी? विषय वस्तु है इसकी जो विषय वस्तु है ना वो क्या क्या है? देखो ये इंपॉर्टेंट है। इसकी विषय वस्तु एक तो जो परगने होते हैं ना, परगने, उन परगनों की आमदनी का उल्लेख है इसमें, कि परगनों की आमदनी जो है, उस आमदनी, इनकम कितनी होगी उसका उल्लेख है। ठिकानों से जो, ठिकानों द्वारा जो टैक्स लिए जाते थे ना, रेख चाकरी, ठिकानों के रेख चाकरी का उल्लेख है। रेख चाकरी। फसल के प्रकार, फसल के प्रकार का उल्लेख है। भूमि के प्रकार का उल्लेख है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट। भूमि के प्रकार का उल्लेख है। सिंचाई के साधनों का, सिंचाई के साधनों का उल्लेख है। घरों की संख्या और जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना का उल्लेख है। ठीक है, कि परगना है तो कोई परगने, जैसे एक रियासत के अंदर आज के अपन तहसीलें सोचते हैं, वैसे परगने थे। ठीक है, छोटे छोटे परगनों में बटा हुआ था। तो परगनों की कितनी इनकम होगी, वो राजा को कितनी इनकम उसमें से देंगे। ठिकानों द्वारा क्या रेख चाकरी वसूली जाएगी, उसके बारे में। कौन कौन सी फसल होती थी, भूमि किस किस प्रकार की होती थी, सिंचित, असिंचित, और कैसी कैसी भूमि होती थी। इसके अलावा सिंचाई किससे की जाती थी, कौन सी विधियों से की। घरों की, परगनों में कितनी संख्या थी और घरों में वापस लोग कितने थे, उनकी जातिगत कैलकुलेशन करी इसने। तो इसी वजह से इस ग्रंथ को क्या कहा जाता है? राजस्थान का या जोधपुर का गजेटियर ग्रंथ कहा जाता है। और इसी वजह से जो मोनोद नैन्सी है उन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान में जनगणना का अग्रज। इन्होंने सबसे पहले जनगणना का प्रयास है वो इसने किया। तो इसी कारण नैन्सी को राजस्थान में जनगणना का अग्रज कहा जाता है। ये राजस्थान में जनगणना का प्रथम प्रयास था, तो ये आप बात याद रखना। आज अपन ने क्या क्या पढ़ा साहित्य में? एक तो बात अपन ने करा क्लासिफिकेशन, कि 4 भाग में साहित्य को अपन ने किसके अवधि के अनुसार बांटा है। अवधि क्या? 1050 से 1450 प्राचीन साहित्य, वीर रस के साहित्य लिखे, इसलिए वीर गाथा काल, हीरोइक पीरियड कह दिया। ठीक है, उस समय जो ऐसे लोग थे, वीर नायक थे, उनकी क्या करी गई? प्रशंसा की गई, उनके ऊपर उनको आदर्श पुरुष मानकर ग्रंथ लिखे, जिसमें मेन ग्रंथ आपको 2 याद रखने हैं। एक तो पृथ्वीराज विजय, आप सब जानते हो कि इसका जयानक का ग्रंथ है।
पृथ्वीराज विजय में ही तो अपन ने वो बात पढ़ी थी जो पुष्कर अपने जो आना सागर झील वाली, क्या आना सागर झील की भूमि कैसे रक्त रंजित हो गई थी। फिर याद आ रहा है ना वो सारा, एक मैंने आपको बताया था जो चालुक्यों 700 चालुक्यों को मारा था। ये सारी जयानक के पृथ्वीराज विजय के लेके जब मैंने आपको सांबर का चौहान वंश पढ़ाया, याद आ रहा है ना, अजमेर सांबर। इसके अलावा अपन ने और क्या बात कर ली, एक रणमल छंद जो है श्रीधर व्यास का, जो ईडर के राजा रणमल और पाटन के राजा जफर खान के मध्य युद्ध का उल्लेख है। ये दो तो आपके वीर गाथा काल से हो गए। दूसरा काल आया जिसमें धर्मांतरण ज्यादा हो रहा था आक्रमण के कारण, तो भक्ति काल आया, यानी साधु संतों द्वारा जो है संत संप्रदाय द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए, जिसमें जाम्बू जी के ग्रंथ, जसनाथ जी के ग्रंथ, दादू दयाल के, मीराबाई, अब सबके अपन पढ़ चुके हैं इसलिए यहाँ वापस नहीं लिखे। क्या अपन ने दादू जी के ग्रंथ नहीं लिखे? चरणदास जी के लिखे अपन ने जसनाथ जी के लिखे, अपन ने जाम्बू जी के लिखे, मीराबाई के, तो सारे अपन ने ग्रंथ लिख दिए भक्ति का। इसमें मोटे मोटे आपको कौन से याद रखने, एक तो मालदेव के समय का जो इतिहासकार है उसका याद रखना, एक जो सयाजी झूला का नागदमन याद रखना, एक सूर सिंह के समय जो आपके माधोदास ददवाड़िया जो थे उनका ग्रंथ याद रखना, राम रासो, ये ग्रंथ एक तो आपको याद रखना है सारे, क्लियर। इसके अलावा वेली कृष्ण रुक्मणी की तो आपको याद रहेगी, पृथ्वीराज राठौर, ये तो सारे हो गए इसमें। फिर अगला जो काल आया वो शांति काल था, तो उसमें किस पर लिखा गया, नैतिक मूल्यों पर, श्रृंगार रस पर ज्यादा लिखा गया। और वो काल कौन सा था, 1650 से 1850 जी। और उसके अंदर आपको 16 ग्रंथों की प्रधानता मिलेगी, जिसमें राजियर और 16 सबसे फेमस हुआ, तो वो एक याद रखना, क्लियर। और लास्ट का जो आधुनिक काल है उसे राष्ट्रवादी काल कहा जाता है। उसमें राजनीतिक चेतना, राष्ट्रवादी चेतना पर ग्रंथ लिखे गए, जिनमें कुछ प्रमुख इतिहासकार जो आते हैं उनमें शंकरदान सांबोर का नाम आता है, बाकीदास आसिया का नाम आता है, और सूर्यमल मिश्र। इनके ग्रंथ अगर आ जाए तो वो कौन से काल में आएंगे, वो इस आधुनिक वाले काल में आएंगे, यानी 1850 से। कल अपन इसको